अपील रेफरेंस रिवीजन, ये चैप्टर में देखो, लुक हियर, लुक, पहले तुमको सुनो, इधर एक फ्लो चार्ट बताने वाला हूँ। ये फ्लो चार्ट में अपील का पूरा फ्लो समझ जाएगा। तो सुनना इधर, फिर ये चैप्टर की समरी कुछ ऐसी है, चैप्टर की समरी कुछ ऐसी है, एक एक करके दिख रहा है, ये 8 चीज पढ़ा दिया, चैप्टर खत्म। ठीक है, जैसे असेसमेंट पोस्टर में कैसे मैंने स्टार्टिंग में 4 चीज बताई थी, वैसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज करानी है। लेकिन उसके पहले एक फ्लो चार्ट देख लो। टेल मी, अपील होती है तो उसमें फसाद की जड़ क्या है? एओ का ऑर्डर। एओ का ऑर्डर मतलब ऑर्डर कौन सा होता है बताओ? अभी तो कौन से ऑर्डर आए? ऑर्डर ऑफ रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। हाँ ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में असेसी को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन हम लोग लड़ तो सकते ही है ना। असेसी बोल सकता है बेस्ट जजमेंट मतलब तेरा जजमेंट बेस्ट नहीं था, मैं लड़ूंगा, ढंग से काम कर, मैं अपील करूंगा। तो बेस्ट जजमेंट में अपील होती है। तो मतलब ऑर्डर कैन बी रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग, कोई भी हो सकता है। अब ये देखो, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी असेसी को मिलती है और वो दुखी है, तो दुखियारा सबसे पहले किसकी शरण में जाता है? सीटा। और सीटा में जाने का टाइम है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। एक्चुअली पता है, कोई भी असेसमेंट होता है ना, तो ऑर्डर पास होने के बाद नोटिस और डिमांड मिलता है, बताया था ना गए लेक्चर में। और वो नोटिस और डिमांड मिलते ही 30 दिन में टैक्स भरना पड़ता है, और उसी 30 दिन में अपील भी कर दो। ये वही 30 दिन है जो कल के लेक्चर में भी आया था, अभी भी आ रहा है। उसी आज अगर मेरा असेसमेंट हुआ है तो जैसे ही मुझे नोटिस और डिमांड मिला है, तो मुझे उसके बाद 2 काम करने पड़ेंगे। कौन से 2? नोटिस और डिमांड मिलते एक तो फटफट 30 दिन में टैक्स भर दो, और उसी 30 दिन में अपील भी कर दो। ये 30 दिन गिनने का स्टाइल सेम है। नोटिस और डिमांड के 30 दिन में टैक्स भी भर, और वही नोटिस और डिमांड के 30 दिन में अपील भी कर, अगर करना है तो। नहीं करना है तो टैक्स भर के खत्म कर दे। तो 30 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डिमांड। और अगर सीटा का फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। अब है ना, सीटा अपना फैसला सुनाता है ना, तो फैसले की एक कॉपी तो असेसी को देते हैं, और दूसरी कॉपी पता है किसको देते हैं? सीआईटी को। सीआईटी मतलब ये सीटा से अलग है आदमी। प्लेन सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो सी, ये पूरे अपील में ना, जब कभी भी कोई जजमेंट आता है ना, तो एक कॉपी असेसी को देनी पड़ती है, एक कॉपी सीआईटी को। सीआईटी को कॉपी क्यों देते हैं में? क्योंकि अगर असेसी अपील में जीता, तो असेसी की जीत इस डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील भी करता है। इसलिए डिपार्टमेंट के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? सीआईटी। उसको जजमेंट की कॉपी देनी पड़ती है, ताकि अगर उनको चोट पहुंची तो वो लोग भी काउंटर अपील करते हैं। तो सीटा अपना जजमेंट का एक कॉपी एसएससी को देगा, एक कॉपी सीआईटी। उन दोनों में से जो नाखुश है वो आईटैट में अपील करता है। और आईटैट में अपील करने का टाइम देखो क्या है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सीटास जजमेंट। बट सी, इधर एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट, ये 60 डेज का टाइम अभी 2 महीना हो गया है। ये देखो 2 मंथ्स, जो एक जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क है, वो 2 मंथ्स इज नॉट फ्रॉम द डेट, इट इज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन सीटा गेव द जजमेंट। अरे आईटेट में जाने का टाइम है ना, लेकिन पहले जजमेंट किसका आता है? सीटा का। तो ये देखो, सीटा का जजमेंट अगर मेरे हाथ में आया 6 जून को, तो मैं आगे अपील कब करूंगा? पहले तो 6 जून से ही गिनती चालू हो जाती थी। 6 जून मतलब 6 को छोड़ के 7 जून से, अगले दिन से ना। तो पहले तो डेट को ही पकड़ लेते थे। अभी क्या, 6 जून को जजमेंट आया ना, तो पूरा जून ले लो, मतलब जून में भी अपील कर सकता हूं। उसके बाद 2 और महीना, जुलाई अगस्त। तो इट इज 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन सीटास जजमेंट इज रिसीव्ड। तो जिस महीने में जजमेंट मिला है उस महीने में तो अपील करो ही। उसके बाद और 2 महीना है, ये अमेंडमेंट है। ओके, लेकिन ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 अक्टूबर। तो अपने को पुराना रूल भी रखना पड़ेगा याद। मीन्स अगर क्वेश्चन में कोई बोले ना कि अपील करने वाला 1 अक्टूबर या फिर बाद में कर रहा है, डेट देखो ना, 1 अक्टूबर 24, तो जिसे अपील 1 अक्टूबर या 24 को करनी है उसके बाद में, तो नया टाइम लिमिट।
लेकिन अपील करने वाले ने अपील 1 अक्टूबर के पहले की है, तो पुराने रूल के हिसाब से, तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हेन आर यू फाइलिंग दी अपील। ओके, फिर आईटैट का जजमेंट आता है ना, उसके बाद जजमेंट अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे होता है ना, तो केस बंद हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब क्या है, आईटैट ने जो जजमेंट दिया था ना, उधर उन लोग ने कोई सच झूठ का झगड़ा हो रहा था। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब जिधर झगड़ा होता है सच क्या है झूठ क्या है। जैसे कई बार है ना, झूठ सच की भी लड़ाई होती है। एसएससी बोलता है मेरे को नोटिस मिली नहीं थी, झूठे मेरे को तूने नोटिस दी नहीं थी, और ये बोलता है झूठ मत बोला, मैंने नोटिस भेजा था तेरे को। और एसएससी आर्ग्यू कर रहा है मेरे को नोटिस ही नहीं मिला था, और मेरे पे आरोप लग गया कि मैं कोऑपरेट नहीं करता, बेस्ट जजमेंट करके बैठ गया। और ये बोलता है तू झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने नोटिस भेजा था। अरे जब सच झूठ की लड़ाई होती है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब एक चिंदी लड़ाई है यार, बच्चों वाली लड़ाई है। ये वो बोलता है सच्ची सच्ची बोल, तेरे को नोटिस मिला था, ये बोले मेरे को नहीं मिला था। मतलब ये जो सच झूठ की लड़ाई होती है ना, ये चिंदी लड़ाई है। तो ये क्या, आईटेट के बाद केस बंद हो जाता है। और कई बार ये भी झगड़ा होता है, ये एसएससी बोलता है मेरे को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया ही नहीं, मेरे पे सीधा ऑर्डर ठोप दिया, मेरे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। और ये वो बोलता है झूठा है यार, एकदम सरासर झूठ बोल रहा है, मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दी थी यार। अब ऐसी लड़ाइयों में जब फैसला निकालना होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट वर्ड को फील करो, फैक्ट मतलब सच क्या है झूठ क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए बेयर एक्ट देखने की जरूरत नहीं होती, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और ये केस इधर बंद हो जाता है। फिर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ, मतलब सेक्शनों को लेके लड़ाई है कि नहीं इस सेक्शन का मतलब ये निकलता है, इस सेक्शन का मतलब ये निकलता है, कानून के प्रोविजंस को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर तो मैटर आगे बढ़ सकता है हाईकोर्ट तक, और हाईकोर्ट जाने का टाइम देखो क्या है, 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ आईटैट जजमेंट। आईटैट का जजमेंट है उसके 120 दिन में। फिर हाईकोर्ट के जजमेंट से अगर कोई नाखुश है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम 90 days है। ओके, 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ हाईकोर्ट जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट के केस के जजमेंट के बाद केस बंद हो जाता है। ओके, ये देखो पूरे अपील में ऐसा सोचो, दो जन कटघरे में खड़े हैं, पिक्चर में दिखाते ना कोर्ट का सीन, तो एक कटघरे में कौन खड़ा है, एसएससी, दूसरे कटघरे में डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सीआईटी। और ये बीच में जो बैठा ना जज की गद्दी है, ये लोग जज का रोल प्ले कर रहे, जज, क्योंकि ये लोग जजमेंट दे रहे हैं ना, तो जज का रोल कौन अदा कर रहा है, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इससे जब कभी भी ये लोग जजमेंट देते हैं ना, एक कॉपी एसएससी को देना पड़ता है, एक कॉपी सीआईटी को। अरे मैं चाहता हूं ऐसा फील करो, तभी तो पता है इनकम टैक्स के केस लो एसएससी वर्सेस सीआईटी होता है, एसएससी वर्सेस सीआईटी। तो जितने भी केस मैंने, जैसे मैंने बताया लास्ट चैप्टर में गेट्स इंडिया लिमिटेड, तो गेट्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, ऐसा वर्सेस सीआईटी होता है, क्योंकि ये दोनों लड़ाकू लोग हैं कटघरे में खड़े, और ये लोग जज की तरफ फैसला सुनाते हैं। ओके, ये हो गया, तो ये बेसिक चीज थी। अब देखो अब चैप्टर चालू हो रहा है। चैप्टर में सबसे पहले क्या है, सीटा की अपील, फिर आईटैट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो पहले सीटा की अपील में ना टोटल 7 पॉइंट बच्चों को पढ़ने हैं। इसका कीवर्ड है फट हो गए, फट हो गए, फट हो गए, बोल फट हो गए। उसमें एफ का मतलब क्या है, अपील फाइल कैसे करते हैं। तो ये देखो फॉर्म नंबर 35, जल्दी देखो फास्ट, फॉर्म 35 भरना पड़ता है, और फॉर्म 35 के साथ एओ का ऑर्डर चिपका डालो, नोटिस और डिमांड, और थोड़ी बहुत मामूली सी फीस देनी पड़ती है, और बाद में अपील के कागजात सबमिट कर दो। कहाँ सबमिट करेंगे, सीटा के पास, सीटा अपील चल रहा है। और सी, ये फीस का अमाउंट अपने को याद नहीं रखना है, कुछ नॉमिनल फीस होती है 500-1000 रुपया, उतना अमाउंट दे दो बस। मेन डॉक्यूमेंट क्या, फॉर्म 35, ऑर्डर ऑफ ए और नोटिस ऑफ डिमांड, ये सब सबमिट करना पड़ता है। एंड फिर कितने टाइम में सबमिट करना है, अरे सीटा अपील का टाइम बताया ना, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। लेकिन सी ये 30 days पता है कैसे गिनते हैं, नोटिस और डिमांड से ना। लेकिन पता है कोई कोई लोग का ऑर्डर पास होता है ना, उसमें डिमांड रेज नहीं हुआ है, रिफंड पे क्लोज हुआ था, लेकिन रिफंड को लेकर ही लड़ाई होती है, मेरे को रिफंड कमती दिया। तो सी जिनका ऑर्डर रिफंड पे क्लोज हुआ है ना, तो उनको तो नोटिस और डिमांड मिली नहीं होगी। तो 30 days की गिनती ऑर्डर डेट से होती है।
मैं बता क्या रहा हूँ, 30 डेज कहाँ से गिनते? अगर कोई डिमांड रेज हुआ था तो नोटिस ऑफ डिमांड से 30 डेज। लेकिन हर असेसमेंट में डिमांड थोड़ी आता है, कभी कभी रिफंड का झगड़ा होता है, कभी कभी लॉसेस का झगड़ा होता है। तो अगर डिमांड रेज नहीं हुआ था तो नोटिस ऑफ डिमांड मिला ही नहीं होगा। फिर एओ का जो ऑर्डर है ना, वो असेसी को जब रिसीव हुआ ना, रिसीव, वहां से 30 दिन। तो इधर देखो मैंने टाइम लिमिट लिखा है, पढ़ो। अगर हमें नोटिस ऑफ डिमांड मिली थी, वो तो मिलती है ना डिमांड केसेस में, तो 30 डेज की गिनती नोटिस ऑफ डिमांड से। और अदर केसेस मतलब जिधर रिफंड का झगड़ा है, लॉस का झगड़ा है, तो एओ के ऑर्डर डेट से 30 डेज गिनना है। तो ये टाइम लिमिट था, है ना? जल्दी देखते हो। फिर अगला पॉइंट, टैक्स भरना चाहिए कि नहीं। सी अपील वाले को दुख क्या होता है, यार मेरे से 5 करोड़ रुपया मांग लिया, नहीं भरने का मेरे को, मैं लड़ूंगा, मुझे पूरा यकीन है मैं जीतूंगा। तो लॉ क्या बोलता है, तुझे कितना भी यकीन हो ना कि तू जीतेगा, लेकिन एक बार तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, एक बार तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तेरे पास पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो तू स्टे ऑफ डिमांड के लिए अप्लाई कर, स्टे ऑफ डिमांड। और उसके लिए, और स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन में क्या होता है कि अपने को पैसा भरे बिगर अपील जारी रहेगी अपनी। वरना इन लोग क्या अड़ियल है, तेरे को जो लड़ना है तू लड़ते रहे, जीत गया तो पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन अभी तो एक बार भर दे। लेकिन कभी कभी यह होता है 5-6 करोड़ रुपया मुझसे मांग लिया, है ही नहीं पैसा, भरू कहां से, और मैं लड़ रहा हूं, मुझे पता है मैं जीतूंगा। तो ऐसे केस में दरख्वास्त करनी पड़ती है एओ को। किसको? एओ को, या फिर सीटा को। उनको एप्लीकेशन में लिखो, सर मेरे से इतना पैसा मांगा गया, मैं कसम, मम्मी कसम बोलता हूँ मेरे पास उतना पैसा नहीं है, है ही नहीं मेरे पास पैसा, तो प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझसे टैक्स ना मांगो आप। स्टे ऑफ डिमांड क्यों बोलते हैं ना इसको, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वसूली भाई लोग को रुकवा दो। स्टे मतलब जो वसूली की कार्रवाई करने आदमी लोग आते हैं ना, उनको रुकवा दो, मुझसे पैसा मत मांगो क्योंकि है ही नहीं मेरे पास पैसा। तो अगर मान लो अपनी ये स्टे मंजूर होगी ना, तो अपने को 20% तो कम से कम देना ही पड़ेगा। लॉ क्या बोलते थे, पूरा पैसा हम लोग रोक नहीं सकते, तेरा जो भी टैक्स लायबिलिटी बना है, जो भी तेरा डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसके लिए तू लड़ाई कर रहा है, उसका 20% तो भर, 20% भर दे, बाकी का मत भर, ठीक है? और बाकी का कब तक मत भर, जब तक ये सीटा का फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्टे जिंदगी भर की नहीं मिली है, टिल सीटा गिव्स द जजमेंट। क्योंकि अपने को ऐसा लग रहा है ना कि मैं सीटा में केस किया, मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, तो ठीक है देख लेते, हम सीटा के जजमेंट की राह देख लेते, तब तक मत भर। लेकिन कितना मत भर, 80%, 20% तो भरना ही पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसा होता है, पढ़ो ना, डिस्प्यूटेड अमाउंट भरना पड़ता है ऐसे तो, लेकिन अगर चाहिए तो तुम स्टे ऑफ डिमांड के लिए अप्लाई करो। किसको? एओ को या सीटा को। अगर इन लोग ने रिजेक्ट कर दिया ना, अरे स्टे रिजेक्ट भी हो जाते, बोले कोई स्टे नहीं मिलेगा, तेरे को इतना भरना ही पड़ेगा। सी वो लोग स्टे कब मंजूर करते वाले में, जब उनको लगे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अदरवाइज कोई बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा है लेकिन मैं नहीं भरूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता है मैं जीतने वाला हूँ। तो ऐसे केस में तो भरना ही पड़ता है। सी इन लोग खाली एक ही शर्त पे स्टे देते, जब उनको लगा कि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। इसे रियल लाइफ में जब स्टे एप्लीकेशन करते हैं ना, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के प्रूफ सबमिट करो, तो उनको लगा हाँ यार इसका पैसा है ही नहीं, देखा कहाँ से यार, तो हम भी क्यों इतना अड़के बैठ जावे, तो स्टे दे देते। तो सी रिजेक्ट किया तो पूरा भर, और स्टे ग्रांट किया तो 20% ही भरना है, और बैलेंस के लिए स्टे टिल सीटा गिव्स दी जजमेंट। और पता है ये सब स्टे एप्लीकेशन वगैरह कब करनी पड़ती है, ये देखो, नोटिस और डिमांड जब मिलती है ना, उसके 30 दिन के अंदर ही सब सल्टाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 30 दिन के अंदर भरना है। अरे मुझे भरना तो 30 दिन में है ना, तो भरूं नहीं भरूं, मुझे क्लैरिटी तो 30 दिन में चाहिए ना यार। तो हम लोग क्या करते, वो जो 30 दिन नोटिस और डिमांड वाले होते हैं ना, उसी 30 दिन के दौरान हम लोग अप्लाई करते, और ये लोग रिप्लाई भी 2 हफ्ते में दे देते हैं। सीबीडीटी ने क्या बोला है कि जो बंदा स्टे के लिए अप्लाई करेगा उसको 2 हफ्ते में रिप्लाई दे दो। और अप्लाई कब करूं मैं, ऑब्वियसली 30 दिन के अंदर ही अप्लाई करूंगा, लेकिन उनका जवाब अंदाज से 2 हफ्ते में आ जाता है। सी वर्स्ट केस में क्या होगा, ये देखो, ये जो 30 दिन है
ये 30K मैंने 28 दिन को अप्लाई किया, 28वें दिन को, 30 दिन के अंदर जो 28वां दिन है ना, उस दिन मैंने अप्लाई किया था। सही है ना, 28वें दिन कर सकता हूँ, लेकिन क्या उन लोग की तरफ से जवाब नहीं आया। अब इतने में कितने लोग को लगता है अभी वसूली भाई लोग घर पे आ गए तो ठीक है, उनको भेज देना। वसूली भाई लोग को बोलना है शांति रखना यार, मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया है, आगे सीधा मुंह उठा के रुको, स्टे का अभी तक जवाब नहीं आया है, बाद में देखते हैं, तो चले जाएंगे। तो पहले तो सी इतना टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि 30 दिन खत्म होते ही अपने घर पे आक्रमण हो तो वसूली भाई लोग आके आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग भी 30 दिन के बाद आराम से 50, 60, 70, 80 दिन के बाद आते हैं। लेकिन बाय चांस अगर रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू भी होगी आफ्टर 30 days, डोंट वरी, यू कैन से आई हैव अप्लाइड फॉर स्टे एंड दे विल गो अवे। ओके, तो ये स्टे का प्रोसीजर है। ओके, बट ग्रांट हुआ तो भी अपने को 20% तो देना पड़ेगा। और सी ये 20% है ना, एक्ट में नहीं लिखा, सीबीडीटी ने बोला है। और इस मामले में पता, सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को बहुत फ्रीडम दिया है कि अगर हालात एकदम ही खराब है ना, उसकी 1 रुपया भी नहीं दे पाएगा, कुछ मत ले उससे, पूरा स्टे दे दे। बट 20% हो सके तो उससे उतना निकलवा लो, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अपने होल्ड पे नहीं रख सकते ना। 20% तो ले लो, लेकिन कई कई बार है ना, इन लोग 20% भी नहीं लेते। एक्चुअली एक्ट में इसका कुछ भी नहीं दिया, ये सीबीडीटी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 20% का। और अगर जरूरत लगा तो उन लोग शायद 20% भी ना ले, लेकिन वो कब, जब अपनी हालत एकदम ही खराब होगी तो ये क्या था अपना, फट खत्म हो गया, फट हो गया। में देखो एच क्या है, एच का मतलब हियरिंग। जैसे सीटा को टाइम मिलेगा ना, मीटिंग के लिए बुलाएगा, मीटिंग में एओ बैठेगा, असेसी बैठेगा, सामने वाली कुर्सी पे सीटा बैठेगा। इन लोग क्या कर रहे, चाय नाश्ता कर रहे? नहीं, चाय नाश्ते के लिए थोड़ी बैठे हैं, हियरिंग मतलब सुनवाई हो रही है। सीटा बैठेगा, ये लोग दोनों बोलेंगे और सीटा उनको सुनेगा, सुनेगा मतलब हियर करेगा। ओके, और ये मीटिंग कब होगी, वो तो सीटा को जब टाइम मिलेगा तब। तू तेरे कागजात 30 दिन में सब जमा कर दे, उसको जब टाइम है तब बुलाएगा। 1 बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे, लेकिन फैसला कब आएगा ये देखो, विद इन 1 year जजमेंट आना चाहिए। 1 year फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर व्हेन अपील इज फाइल्ड। मतलब तुमने जो अपील जमा की थी ना, अपील तो शायद मैंने अक्टूबर नवंबर को भी की होगी, जब भी की वो साल को एंड कर ले, साल का एंड करना पड़ता, फिर 1 year के अंदर जजमेंट आ सकेगा, आएगा हो सका तो। मतलब सीटा के ऊपर प्रेशर नहीं है, हो सके तो 1 साल में जजमेंट दे दे, और अगर हो नहीं सका तो 4 साल भी लग सकता है। मतलब ये टाइम लिमिट का ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्योंकि इसी अपील वाले बहुत बिजी होते हैं। उन लोग के ऊपर कानून अगर प्रेशर डालेगा, 1 साल में फैसला सुनाना पड़ेगा, तो फिर फैसला ही गंदा सुनेगा, और गलत फैसले दे देंगे तो मामला और बिगड़ेगा। इससे सिंस इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं ना, तो लॉ ने क्या बोला है, हो सका तो 1 साल में जजमेंट दे दो, बाकी 1 साल में नहीं हुआ तो 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, लेकिन ढंग से जजमेंट देना ताकि केस ही खत्म हो जावे। तो टाइम ऑफ 1 year इज मैंडेटरी कि रिकमेंडेटरी? रिकमेंडेटरी। ये देखो फट हो गए में क्या क्या हो गया, ये लास्ट एच और ओ बताया था मैंने। वो क्या था, सीटा का ऑर्डर 1 साल में पास होता है। फिर ये देखो जी और ई दिख रहा है, जी लुक, ये देखो जी क्या होता है, जी फॉर ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या होता है, रीजंस फॉर अपील। जैसे आज मैं अपील कर रहा हूं तो अपील का कोई कारण होगा ना, क्या कारण होता है ऐसे? जैसे कोई बोलेगा मेरे पे आरोप लगा दिया टीडीएस नहीं काटने का, लेकिन मेरा कहना है इस पे तो टीडीएस आता ही नहीं है, और मेरे पे इल्जाम लगा दिया टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा। अरे मतलब ये मेरा अपील का कारण हो सकता है, ग्राउंड्स मतलब रीजंस फॉर अपील। और कई बार ऐसा होता है, मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस का खर्चा था, वो मैंने नेट प्रॉफिट में कट किया था, उसको डिसअलाउ कर दिया। मेरे हिसाब से खर्चा अलाउड होना चाहिए, उसको डिसअलाउ कैसे कर दिया, तो मैं लड़ूंगा। तो ये मेरे रीजंस होते हैं अपील के। उसी लॉ क्या बोलता है, तेरे अपील करने के जो भी रीजंस है ना, फॉर्म 35 में मेंशन करो। ये क्या था फॉर्म 35? फाइल करते ना, सबमिट करते ना, तो लॉ क्या बोलते हैं, फॉर्म 35 में तुम्हारे जो भी अपील के ग्राउंड्स है सब लिख दो, सब लिख दो। हम ये नहीं बोलते कि तेरे लड़ाई के 1-2 कारण ही होने चाहिए, 100 कारण हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर ए, एक्सपेंडिचर बी, जो जितने भी तेरे अपील के कारण है वो सब, मतलब दुखड़ा, ये अपना दुखड़ा है सब,
तेरे जो भी दुख है सब लिख दे, और बाद में जब मीटिंग होगी ना तो डिस्कशन उन्हीं दुखों पे होगा जो तूने लिखे हुए थे। जैसे फॉर्म 35 में मैंने ग्राउंड ए और ग्राउंड बी लिखा था, तो मीटिंग में जब डिस्कशन होगा ना, ग्राउंड ए और बी पे डिस्कशन होगा। मीन्स सीटा भी क्या बोलेगा, तुमने फॉर्म 35 में ग्राउंड ए लिखा है, ग्राउंड बी लिखा है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ फर्क इतना है, पहले मैंने लिखित दिया था, अब मुझे रूबरू फेस टू फेस डिस्कशन करने मिल रहा है, लेकिन डिस्कशन वही चीज का करने मिलेगा जो तूने लिख के दिया था। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, एसएससी बोलता है मेरा एक नया दुख है, दुख नंबर सी, दुख ए और बी तो हम लिखे थे, एक नया दुख अचानक डिस्कस करना चाह रहा है, तो लॉ क्या बोलता है, नया दुख डिस्कस नहीं कर सकते। तेरे को जो डिस्कस करना है पहले फॉर्म 35 में लिखो, अचानक से कोई नया दुख आएगा तो डिस्कशन करने नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं मैं, तो सीटा क्या है उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है, वो भी कोई भगवान थोड़ी है। आज किसी का दुख ए है, दुख बी है, तू लिख के देगा तो उसके ऊपर प्रिपरेशन करेगा ना, और वो प्रिपेयर्ड होने के बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। अब अचानक मीटिंग में तू नया दुख लेके आ जाएगा तो सीटा इज नॉट प्रिपेयर्ड, और वो घाय घाय में कुछ भी जजमेंट दे गया, मामला बिगड़ सकता है। कितने एसएससी बोलते हैं सर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, अगली 10 दिन के बाद मिल लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा सब लोग कैजुअली करने लगे तो इंडिया में सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपसे हमको जितना डिस्कशन करना है करो, लेकिन सब पहले फॉर्म 35 में लिखो, मीटिंग में अचानक कुछ नया दुखड़ा डिस्कस करने नहीं मिलेगा। लेकिन सीटा को फिर भी लॉ ने पावर दिया है कि अगर आपको लगा कि कोई दुख एसएससी ने जेन्युइनली मिस कर दिया था तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब लॉ में क्या बोला, इट शुड नॉट बी अ विलफुल ओमिशन। व्हाट डू मीन बाय विलफुल ओमिशन, एसएससी ने ना जान पूछ के दुख सी फॉर्म 35 में नहीं लिखा था। पता है कितने लोग क्या सोचते हैं, मैं फॉर्म 35 में लिखता ही नहीं हूं ना, लिखूंगा तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा और मेरा केस थोड़ा कमजोर है और मैं केस हार जाऊंगा, इससे उसने क्या सोचा मैं लिखता ही नहीं हूं ताकि सीटा विल बी अनप्रिपेयर्ड। और अनप्रिपेयर्ड हालात में मैं डिस्कशन करके ऐसा इमोशनल बन के बताऊंगा ना, शायद मेरे हाथ में केस आ जाएगा, मैं जीत जाऊंगा केस। ऐसा कितने लोग गेम खेलते हैं। ओके, मीन्स ही वांट्स दैट सीटा शुड बी अनप्रिपेयर्ड, तो वो अनप्रिपेयर्ड रहे इसलिए उसने जानबूझ के ग्राउंड सी नहीं लिखा था। तो ऐसा अगर गेम खेला ना तो भूल जा, कुछ नहीं होगा तेरे इस दुख का। हाँ, अगर सीटा को बातचीत करके लगा हाँ ये बेचारा जेन्युइनली ग्राउंड सी मिस कर दिया था, जानबूझ के नहीं जेन्युइनली भूला था, तो उन लोग अलाउ कर देंगे। इंग्लिश में सुनो, नॉर्मली सीटा विल डिस्कस ओनली दोस ग्राउंड्स which were originally mentioned in form 35. However, if the CETA feels that some new ground was omitted and the omission is not willful, omission is not willful, मतलब जानबूझ के ओमिट किया ऐसा नहीं था, तो वो नए ग्राउंड का भी डिस्कशन अलाउ कर सकता है। इससे अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करने का, तेरे को जो भी दुख है फॉर्म 35 में लिख, बाद में डिस्कशन तो करने मिलेगा ही नहीं नई चीजों का। हाँ ठीक है, सीटा ने अगर अलाउ कर दिया तो तेरा नसीब। ये ग्राउंड्स की थियरी थी। फिर सुनो एविडेंस, ये देखो अपनी जब स्क्रूटिनी होती है ना, ए और एसएससी, अपील तो बाद में चालू होती है, अपील तो बाद में चालू होती है, पहले स्क्रूटिनी होती है ना। तो सी स्क्रूटिनी में ना एसएससी लोग क्या है, तरह तरह के एविडेंस लाते हैं। एविडेंस के नाम पे क्या होता है, कोई खर्चे का बिल, कोई बैंक स्टेटमेंट, ऐसा कुछ ना कुछ प्रूफ लेके आते हैं। तो लॉ क्या बोलता है, एसएससी तेरे पास जो भी एविडेंस है ना, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सब एओ के सामने पेश कर दे, क्योंकि बाद में जब सीटा के साथ मीटिंग होगी ना, तेरे को नया एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं मिलेगा। जैसे मान लो उसने एओ के सामने एविडेंस एक्स और वाई प्रोड्यूस किया था। एविडेंस मतलब समझा ना, कोई खर्चे का बिल होगा, कोई बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी। एविडेंस मतलब कोई कागज है जिससे मैं सब प्रूव करूंगा, देख मैं सच्ची हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच हूं, अपनी सच्चाई प्रूव करने का एविडेंस। तो तुमने अगर एविडेंस एक्स और वाई लाया था ना, और फिर बाद में जब अपील चालू होती है ना, तो अपने को सिर्फ एविडेंस एक्स और वाई ही प्रोड्यूस करने मिलेगा। लेकिन इस मीटिंग में ना एसएससी क्या बोलता है, सर मेरे पास एक फाड़ू एविडेंस आया है। फाड़ू मतलब जोरदार,
वो ऐसा एविडेंस है ना, इससे तो आपको भी लगेगा कि मैं सच हूं एकदम, मतलब एक जोरदार प्रूफ मेरे हाथ में है। अरे मतलब कोई नया एविडेंस सीटा के सामने पेश करना चाह रहा है तो वो अलाउड नहीं है। कानून ने क्या बोला है, तूने एओ के साथ मीटिंग में जो एविडेंस प्रोड्यूस किए थे, सिर्फ वही एविडेंस सीटा के सामने प्रोड्यूस करने का। कोई बोले तो सीटा में आने का फायदा क्या? अरे फायदा ये कि थोड़ी बड़ी हस्ती से मिल मुलाकात हो रही तेरी, ऐसे नहीं कि कागज भी नए नए आ जाएंगे। पहले तू एओ से एक थोड़ा जूनियर टाइप के आदमी से डील कर रहा था, वो थोड़ा ना समझ था। अभी तो एक समझदार आदमी से डील कर रहा है, तो फर्क तो है ना, एक अलग आदमी से डील कर रहा है, अच्छी क्वालिटी वाला आदमी होगा। लेकिन एविडेंस तो तूने जो एओ के सामने पेश किए थे वही तुझे सीटा के सामने पेश करने, नए एविडेंस नहीं ला सकता। और ऐसा रूल क्यों बनाया? क्योंकि सी, अगर तूने एओ के सामने ही सारे एविडेंस पहले ही पेश कर दिए होते तो शायद एओ अच्छा ऑर्डर पास करता, अपील की नौबत ही नहीं आती है। अब एसएससी लोग क्या करते, एओ के सामने तो आधे अधूरे एविडेंस पेश करते, फिर एओ को गालियां देते कि पागल लोग ये है वो है, फिर मैं अपील करूंगा। ये फालतू में अपील चालू हो रही है ना। इससे तुमको जो भी अपनी सफाई पेश करने के लिए पेश करना है ना, वो सब एओ के सामने प्रोड्यूस कर दो। जब तुम्हारी स्क्रूटिनी होती है, तेरे पास 1000 एविडेंस सब लाके रख दे, क्योंकि बाद में जब अपील होगी ना तो आदमी नया होगा तेरे से बात करने के लिए, लेकिन चीजें पुरानी ही होनी चाहिए। नया एविडेंस बाद में तो अलाउ करेंगे ही नहीं, क्योंकि सी इस तरह से अलाउ करने लगे ना तो लोग एओ की मीटिंग को कैजुअली लेंगे। उधर क्या इनकम्प्लीट एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, फिर बोलेंगे एओ ने मेरा ऑर्डर अच्छा नहीं पास किया, मैं अपील करूंगा। ये अनवांटेड अपील हो जाती है ना। बट सी, देयर आर 4 एक्सेप्शन फॉर दिस केस। लुक, 4 एक्सेप्शन है जिसमें सीटा चाहे ना तो नए एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर सकता है। अरे एविडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार कोई एविडेंस से मैं केस जीत सकता हूं ना यार। तो सी अभी 4 एक्सेप्शन है, सुनो। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर एसएससी बोलता है सर ये जेड वाला एविडेंस है ना, मैंने एओ के सामने पेश किया था लेकिन उसने ठुकरा दिया। आप मेरे को मत बोलो कि आपने एओ को क्यों नहीं दिया, मैंने दिया था। देखो बाजू में बैठा है मेरे, देखो मेरे बाजू में बैठा, पूछ, बोल एओ, बोल बोल। बाजू में बैठा ना, कि मैंने तेरे को जेड वाला एविडेंस दिखाया था ना, तूने वो टाइम रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरी क्या गलती? तो सीटा बाद में डिस्कशन करके बोले हाँ ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं। अगर एओ ने वो एविडेंस रिजेक्ट कर दिया था तो तू कसूरवार नहीं है, मैं अभी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। फर्स्ट एक्सेप्शन। कितने टोटल? 4। दूसरे में एओ क्या बोल रहा है, सॉरी एसएससी बोल रहा है कि सर आप ये बोल रहे हैं मुझे एविडेंस जेड एओ के सामने पेश करना था। अरे पेश करने का मौका ही नहीं दिया, भाई साहब घोड़े पे दौड़ रहा था, स्क्रूटिनी चालू हुई नहीं, 1 मिनट में ऑर्डर पास कर दिया। मैं बड़ा सोच रहा हूँ ये एविडेंस लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, और इसने तो मेरा ऑर्डर भी पास कर दिया घाई घाई में। तो मैं पेश करूं तो भी कब करूं, ऑर्डर ही पास हो गया। और ऑर्डर पास करने का तो अपील में ही आना पड़ता है, तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये केस में भी एक्सेप्ट कर लेगा। सी मेरे हर एग्जाम्पल अज्यूम करो असली से सच बोल रहा है, सच बोल रहा है वो। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन। तीसरे में एसएससी बोल रहा है सर ये जो जेड वाला एविडेंस है ना, मेरी गलती है, मेरे को एओ मांगा था लेकिन उस वक्त मैं नहीं ला पाया था। जैसे एओ ने ना कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मांगा था, एओ ने, मैं जेड वाले एविडेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, जेड वाला एविडेंस वॉज सम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जो एओ ने मांगा था। अब एसएससी क्या बोल रहा है, एओ ने मांगा था लेकिन उस वक्त मैं नहीं ला पाया क्योंकि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के लिए थर्ड पार्टी इंडिया में ही नहीं थी, थर्ड पार्टी वॉज आउट ऑफ इंडिया। तो मैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लाता तो भी कैसे लाता, तो मैं नहीं ला पाया उस वक्त, एओ के सामने मैं नहीं ला पाया। लेकिन अब वो थर्ड पार्टी इंडिया में आ गई है तो अब मैं कंफर्मेशन ला पा रहा हूं, तो प्लीज अभी एक्सेप्ट कर लो। तो ये केस में भी एक्सेप्ट कर लेगा। इन शॉर्ट सी 3 एक्सेप्शन मैंने बताया, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया। ठुकराया मतलब हम तो लेके गए थे, हमको ठुकरा दिया था। भगाया मतलब घाय घाय में ऑर्डर पास कर दिया, मौका ही नहीं मिला। नहीं ला पाया मतलब मांगा था, लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाया ना, मेरी गलती है। सी ये वाला एक्सेप्शन वास्ते जी खुद मान रहा है कि गलती मेरी है, लेकिन क्या करूं, उस वक्त जो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मांगा गया था वो थर्ड पार्टी इंडिया में ही नहीं थी, तो उस वक्त नहीं ला पाया, लेकिन अभी ला रहा हूं। एक और एक्सेप्शन है,
सी, तीसरे में तो क्या था, मांगा था नहीं ला पाया। चौथे में क्या है, मांगा नहीं था, लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाया। इसका मतलब क्या मालूम है, जैसे मान लो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कई बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी एक एविडेंस की तरह काम आता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, ये सीटा से जब मीटिंग हुई ना, उसके 2-4 दिन पहले ही आया था। और उसको एसएससी को लोग क्या बोल रहे हैं, मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले क्यों नहीं दिखाया, पहले क्यों नहीं दिखाया, एओ के सामने क्यों नहीं पेश किया। अरे कहां से पेश करता, ये जजमेंट ही अभी कल परसों आया है। और मेरी जब एओ के साथ मुलाकात हुई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ही नहीं था, तो मैं कहां से लाता था, तो मैं नहीं ला पाया। एओ ने भी मांगा नहीं था लेकिन मैं नहीं ला पाया। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आ गया है तो अब तो आप कंसिडर करो। इन शॉर्ट सी देयर आर 4 एक्सेप्शन, इसको ऐसे याद रखने का, ठुकराया, भगाया, नहीं ला पाया, नहीं ला पाया। लास्ट के 2 नहीं ला पाया में कैसे, एक मांगा था नहीं ला पाया, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, दूसरा मांगा तो नहीं था, लाता तो मजा आ जाता वो टाइम, लेकिन नहीं ला पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस वक्त था ही नहीं। तो मतलब ये 4 केस ऐसे है ना जिसमें सीटा बोलेगा ठीक है, दीज आर एक्सेप्शन, इस केस में मैं तेरा नया एविडेंस में स्वीकार लूंगा। ओके, बाकी जनरली उन लोग एकदम अड़ियल होते हैं, वो लोग हर चीज के लिए क्या बोलेंगे, तूने एओ के सामने पेश नहीं किया था ना, अब भूल जा, अब तो कितना भी जोरदार एविडेंस है उसको फेंक दो गटर में, हम सुनेंगे भी नहीं। खाली ये 4 केस में चलता है। ओके सी, ये पिछले पॉइंट में क्या डिस्कस हो रहा था ना, मैं क्या, वो ग्राउंड्स के ऊपर था। ओके, और ये क्या है, एविडेंस के ऊपर है। सी, दोनों पॉइंट थोड़े सिमिलर लगते हैं, लेकिन सी एक डिस्टिंक्शन देखो इधर, लुक, ग्राउंड्स की थियरी थोड़ी अलग थी, एविडेंस की थियरी थोड़ी अलग है। ये क्या मालूम, मेरे कीवर्ड में जो फट हो गए ना, फट हो गए, उसका जी और ई, पहले मैंने ग्राउंड्स को लेके पढ़ाया ना, और एविडेंस को लेके अभी पढ़ाया। तो सी, ग्राउंड्स एसएससी का दुखड़ा है, एविडेंस कागज का टुकड़ा है। क्या बोला, दोनों फर्क, ग्राउंड्स एसएससी का दुखड़ा है, ये कैसे डिसअलाउ हो गया, ये अलाउड है, दुखड़ा है, और एविडेंस कागज का टुकड़ा है, बैंक स्टेटमेंट, बिल वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई पेपर डॉक्यूमेंट है। और ग्राउंड्स का रूल क्या है, जो भी दुखड़ा है फॉर्म 35 में लिख दो, फॉर्म 35 में लिख दो, बाद में कुछ सुनेंगे नहीं तुम्हारी। और एविडेंस के लिए क्या रूल है, जो भी एविडेंस है एओ के सामने पेश कर दो, एओ के सामने पेश कर दो, वही सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन ग्राउंड्स में भी क्या है, एक एक्सेप्शन था कि अगर तूने कोई ग्राउंड फॉर्म 35 में मिस किया, एंड इफ द ओमिशन इज नॉट विलफुल, जेन्यूनली मिस हो गया था, तो चल सुन लेंगे तेरा, बोल क्या दुख है, और क्या दुख है बोल, एडिशनल ग्राउंड में सुन लेंगे। और एविडेंस में क्या था, अगर तू कोई एविडेंस एओ के सामने पेश नहीं कर पाया, उसका कारण ये है कि उसने ठुकराया, उसने भगाया, तू नहीं ला पाया, और नहीं ला पाया, तो ये 4 केस में हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। अरे डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्राउंड्स एंड एविडेंस हो गया ना, ये सीटा की थियरी खत्म हो गई, फट हो गए, फट हो गए। अब सुनो, सीटा के पावर के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीटा क्या क्या कर सकता है। सीटा भगवान बन के बैठा ना मेरा अपना, इधर ये है सीटा, सीटा की अपील की थियरी खत्म, अब सीटा क्या क्या कर सकता है। तो ये देखो, सीटा की कुछ अच्छे अच्छे पावर है, इधर अमेंडमेंट आएगा, लुक, सीटा ये 4 चीज कर सकता है। क्या लिखा है, पढ़ो, कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, एनल, एनुअल नहीं, एनल, एनल क्या बोलते हैं, एनल, मीनिंग बताता हूं। कंफर्म मतलब क्या है, जो एओ ने ऑर्डर पास किया था ना, उसको बोले सही है, सब सही हुआ है, कुछ नहीं होने वाला, खत्म, कंफर्म। कंफर्म मतलब इट रिमेन्स एज इट इज। या फिर रिड्यूस, मतलब एओ ने तेरी इनकम 6 करोड़ निकाली है, गलत है, 2 करोड़ होगी, वो तेरी इनकम को छोटी करवा सकता है, बढ़ा भी सकता है। जैसे कितने लोग हैं ना अपील करने आगे, मेरा इनकम 5 करोड़ थोड़ी होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, 5 नहीं 6 है, और बढ़ा दिया। ये भी चाहे तो कर सकता है, बहुत रेयरली करता है, लेकिन क्यों रखा है मालूम है, क्यों, कितने लोग ऐसे टाइम पास में अपील कर लेते हैं। तो लॉ बोलना चाह रहे तो इसे फिजूल में अपील करेगा ना, तो तेरी इनकम जो है ना वो बढ़ भी सकती है, तेरा दुख तो सॉल्व होना दूर की बात है, तेरा इनकम जो कैलकुलेट हुआ था वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एनहांस भी हो सकता है, बट ये बहुत रेयरली होता है।
हम क्यों जा रहे हैं यार, मेरी इनकम इतनी बड़ी तो नहीं है, थोड़ी कम कर दो, कम कर दो, टैक्स कम कर दो, तो वो तो करते ही अगर जायज है तो। लेकिन अगर चाहे तो वो लोग एनहांस भी कर सकते हैं या फिर एनल कर सकते। एनल मतलब क्या है, एओ ने जो ऑर्डर पास किया था ना उसको फाड़ दिया, बोले सब रद्द है, ये असेसमेंट का जरूरत ही नहीं था, मतलब एनल मतलब नलिफाई कर दिया। सी ये अपील में हम कब पहुंचते, इधर थी जल्दी, अपील में कब पहुंचते, जब एओ ने ऑर्डर पास किया था ना, तो एओ के ऑर्डर को नलिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं एनल। एनलमेंट मतलब जो ऑर्डर पास किया था ना सब रद्द हो गया, रद्द रद्द। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, ऑर्डर के पहले रिटर्न फाइल किया, जो रिटर्न में था वही है बस, मतलब असेसमेंट का पूरा ऑर्डर नलिफाई कर दिया। सी ये मैक्सिमम चीजें बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सब करेंगे ये लोग, बट कोई पूछे सीटा क्या क्या कर सकता है, बताओ क्या क्या कर सकता है, कंफर्म, मतलब जो ऑर्डर में इनकम कंप्यूट उसको कंफर्म कर देगा, या फिर रिड्यूस कर देगा तेरी इनकम, एनहांस कर देगा, या फिर एनल मतलब ऑर्डर को ही नलिफाई कर सकता है। अब एक नया अमेंडमेंट आया है, सेट असाइड। सेट असाइड में क्या होता है, सुनो, लुक, सीटा बोलेगा भाई ये तूने क्या ऑर्डर पास किया है, इसको फाड़ के फेंक, नया ऑर्डर पास कर। सी एनल मतलब तो फेंक दो, कुछ जरूरत ही नहीं है, जाने दो, नलिफाई। सेट असाइड में क्या होता है में, ये ऑर्डर तूने ढंग से नहीं पास किया, सब फेंक, वापस से काम कर। जैसे बचपन में कैसे स्कूल की टीचर अपना होमवर्क चेक करती थी, अपना होमवर्क अच्छा नहीं था, टीचर कैसे बोलती थी, कैंसल, वापस करो होमवर्क, वापस सॉल्व करके लाओ, तो वैसा आदेश भी सीटा दे सकता है, किसको, एओ को। लेकिन ये सेट असाइड वाला पावर इज ओनली व्हेन देयर इज अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मतलब सीटा को क्या है, थोड़ी लिमिट दी है कि भाई एओ ने इतनी मेहनत से ऑर्डर पास किया है, मेहनत लगती है ना यार, और उसको एओ को बोलेगा नहीं ये सब फाड़ फूड़ के फेंक दे, वापस से ऑर्डर पास कर, वापस से काम करवाना सही नहीं लगता ना। लेकिन ये पावर हाल ही में सीटा को दिया गया है, अगर ये ऑर्डर बेस्ट जजमेंट वाला हुआ तो। लॉजिक क्या में, क्यों आजकल एओ लोग क्या है, बेस्ट जजमेंट के नाम पे टाइम पास करते हैं। लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है एओ से कि अगर एसएससी कोऑपरेट नहीं करता है तो तू अपना जजमेंट एक बेस्ट तरीके से लगा, सही तरीके से। लेकिन हो क्या रहा है में, एसएससी कोऑपरेट नहीं करता ना तो एओ कुछ भी ऑर्डर पास कर देता है टाइम पास में, तो ये गलत है। बेस्ट मतलब बेस्ट जजमेंट होना चाहिए, और अगर सीटा को लगा कि बेस्ट जजमेंट का कोई ऑर्डर सही में बेस्ट नहीं है तो उसको बोलेगा इसको तू फाड़ और काम वापस से कर, ऐसा पावर देते हैं ना, तो एओ लोग भी है ना बेस्ट जजमेंट करते टाइम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, नहीं तो इन लोग कैजुअल रहते थे। ओके, बट टेल मी, और कोई ऑर्डर हुआ तो बेस्ट जजमेंट के अलावा, तो वो सेट असाइड करने का पावर सीटा को तो नहीं है, आईटेट को है, हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, उनको है पावर। वो लोग तो कोई भी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं ना, सीटा की उतनी औकात नहीं है। हाँ, अगर एओ का कोई बेस्ट जजमेंट ऑर्डर था तो सेट असाइड कर सकते, वो तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि एओ लोग क्या बेस्ट जजमेंट के नाम पे ऐसे कैजुअली काम करते हैं, तो उसको थोड़ा सीरियस करने के लिए लॉ ने बोला है कि बेस्ट जजमेंट का सेट असाइड हो सकता है। लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये, देखो पढ़ो, इधर लिखा है, ये देख, इधर कुछ खुल के आएगा, देखो सस्पेंस खुलेगा। सीटा कैन सेट असाइड असेसमेंट अंडर सेक्शन, मतलब बेस्ट जजमेंट वाला, और कोई असेसमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकता, एंड फिर फ्रेश असेसमेंट करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनल एंड सेट असाइड? एनल मतलब फेंक दो, बोले अभी क्या, कुछ नहीं, रिटर्न में जो इनकम दिखाई थी ना वही सही है, असेसमेंट को नलिफाई कर दिया। लेकिन सेट असाइड में क्या है, असेसमेंट तो होना चाहिए था लेकिन ढंग से नहीं हुआ, फाड़ो वापस से करो। लेकिन वो चीज का पावर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 144 वाला असेसमेंट हुआ था, बाकी तो हर असेसमेंट के लिए ये चार चीज तो हो ही सकती है, लेकिन सेट असाइड का पावर इज ओनली फॉर 144। तो ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट आ गया। ओके, तो अपना ये देखो, चेक करो इधर, सीटा की थियरी समाप्त हो गई है, इसके बाद दिख रहा है क्या है, आईटैट।
सीटा की थियरी में 7 पॉइंट थे, कीवर्ड क्या था? फट हो गए। अब इसकी थियरी में 4 पॉइंट है। इसका कोड वर्ड है पोसर। क्या बोलते हैं? पोसर। ऐसे पोसर करके 4 पॉइंट आएंगे आईटैट की थियरी में। ये देखो, अपील टू आईटैट, ये 2 क्यों लिखा है? इस चैप्टर में बच्चों को 8 चीज पढ़ानी है, 8 में से एक चीज हो गई, ये दूसरी चीज है अपील टू आईटैट। अब देखो, पी में पी, पोसर में पी मतलब प्रोसीजर। ये तो अपील करने का प्रोसीजर होता है। लुक, जैसे ही सीटा का जजमेंट आया, आईटैट में तो कब जाते हैं? पहले सीटा का जजमेंट आया था ना यार। तो जैसे ही सीटा का जजमेंट आया, ऑर्डर मतलब जजमेंट, तो एक कॉपी एसएससी को मिलती है, एक कॉपी, ये मालूम है कि नहीं? हर टाइम जजमेंट आता तो एक कॉपी एसएससी को मिलता है, एक कॉपी सीआईटी। सीआईटी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी जजमेंट का कॉपी देना पड़ता है, क्यों? कल को एसएससी जीता तो वो लोग काउंटर अपील भी करते हैं, तो दोनों को एक एक कॉपी जजमेंट की मिलेगी। अब इन दोनों में से जो दुखियारा है, दुखियारा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अग्रीड पार्टी विल फाइल एन अपील टू आईटैट। और अपील करने का टाइम क्या है? 60 डेज। लेकिन ये अमेंडमेंट आ गया ना, मैं 60 डेज अपील करने का टाइम बताया था ना, मैं अमेंडमेंट आया है। 1 अक्टूबर के पहले कोई अपील किया ना, 1 अक्टूबर 2024, तो 60 दिन में अपील कर दो। लेकिन अपील करने वाले ने 1 अक्टूबर 24 या फिर उसके बाद में अपील किया है, तो टाइम लिमिट क्या है? 2 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ व्हेन ऑर्डर ऑफ सीटा इज रिसीव्ड बाय द एसएससी और सीआईटी। तो जो भी अपील करने वाला, उसको क्या बोला? तुम्हारे हाथ में जब ऑर्डर आया ना, वो महीना पकड़ लो, फिर उसको एंड करने के बाद 2 और महीना है। और ये अपील के पेपर हम लोग सबमिट करेंगे आईटैट को, और इसमें देखो क्या क्या सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 36, फिर ऑर्डर ऑफ एओ, ऑर्डर ऑफ सीटा, और थोड़ी बहुत फीस है। डॉक्यूमेंट याद रखो क्या क्या सबमिट करना है। 36 और एओ का ऑर्डर, क्योंकि वही तो फसाद की जड़ है। आज अपील चालू क्यों हुई है? तुम लोग ये पूरे चैप्टर भूलो मत, ये देखो फसाद की जड़ ये है, एओ का ऑर्डर। तो वो तो आईटैट में भी जाओगे तो सबमिट करो। इनफैक्ट आईटैट बोलता है सीटा के भी जजमेंट है। सी, एओ का ऑर्डर जिससे जंग शुरू हुई थी, सीटा का ऑर्डर जिससे जंग और आगे बढ़ी, तो हमको दोनों ऑर्डर चाहिए, एओ का भी भेज, सीटा का भी भेज। भेज मतलब कौन भेजेगा? दुखियारा। और आईटैट में अपील करने वाला कोई भी हो सकता है, एसएससी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकती है। डिपार्टमेंट क्यों करे? क्योंकि बाई चांस सीटा में एसएससी जीता, सीटा में एसएससी जीता, तो एसएससी की जीत, डिपार्टमेंट की हार, तो हारा हुआ डिपार्टमेंट भी आईटैट में जाता है। फिर आईटैट की ऑफिस है ना अपने मुंबई में, चर्च गेट में, इसकी अलग ऑफिस है आईटैट की। फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट होता है। जब कोई पर्टिकुलर लॉ के लिए कोर्ट बनता है ना, पर्टिकुलर लॉ के लिए, तो उसको कोर्ट नहीं बोलते, ट्रिब्यूनल। जनरल कोर्ट को बोलते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कानून के लिए तो दिया जनरल कोर्ट। लेकिन ये जनरल है कि कोई इनकम टैक्स लॉ के लिए, इनकम टैक्स लॉ, इसलिए ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जो भी एक तरह का कोर्ट है। इधर सब पेपर सबमिट हो गए। फिर सुनो, आईटैट क्या करेगा? तुरंत दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करेगा। सी, अग्रीड मतलब तो दुखी था ना ये। अदर पार्टी कौन है? खुश बैठा है, मजे ले रहा है, पार्टी मना रहा है, मैं जीत गया। कहाँ जीता? सीटा में जीता। तो ये जो मजे ले रहा है ना, तो आईटैट बोलेगा तू ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि जो रो रहा है ना, वो बहुत रो रहा है, उसने अपील कर दी है, तो तेरी बैंड बजेगी। ऐसा अदर पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कौन करेगा इन्फॉर्म? आईटैट। कब करेंगे? जब करना है करेंगे। जैसे ये कागजात आईटैट की कैबिन में, सॉरी आईटैट की ऑफिस में सबमिट हो गए, एज सुन एज पॉसिबल दे विल इन्फॉर्म दी अदर पार्टी। एंड फिर अदर पार्टी बोलेगा मेरे को इन्फॉर्म क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँ उसमें, लड़ने दो उसको। मैं क्या करूँ? उसने लड़ाई की है तो तेरे को सामने कुछ बोलना पड़ेगा। उसका ये कहना है तो तेरा क्या कहना है? मीन्स अदर पार्टी को ये देखो एक मोको सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस ऑब्जेक्शन मतलब जो एसएससी, सॉरी जो बंदा लड़ाई कर रहा है उसके अगेंस्ट तेरे को क्या बोलना है। जैसे सी, ये दुखियारा तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, ये एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो दूसरी पार्टी का क्या कहना है?
जैसे पिक्चर में भी कोर्ट केस होता है तो एक पार्टी कुछ बोलती है तो दूसरा कुछ और बोलती है, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन। ओके, सो अगर इसका स्टैंड ऐसा है तो तेरा क्या स्टैंड है वो बोल। सी दुखियारा तो अपना स्टैंड अपील में पेश कर रहा है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे साथ ना इंसाफी हुई, कुछ करो कुछ करो। तो अदर पार्टी का क्या स्टैंड है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्ट। क्रॉस मतलब वो क्रॉस ही मारेगा। अगर ये असेसी बोल रहा है कि इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए तो बोले नहीं वो एग्जेम्प्ट है। मतलब जो भी है, दोनों का ओपिनियन क्या है, दोनों का क्या स्टैंड है, वो आईटेट दोनों से मंगवा रही है। और मोको है ना कितने टाइम में सबमिट करना ना, 30 डेज। 30 डेज कहाँ से गिनते? जैसे आईटेट ने इन्फॉर्म किया ना, इन्फॉर्म किया उसके 30 दिन में, और इन्फॉर्म कभी भी किया होगा उसके 30 दिन में मोको सबमिट करना पड़ेगा। और इसका भी फॉर्म है, फॉर्म 36 है, और इसमें फीस देनी नहीं पड़ती है। ये क्यों फीस देगा? बोले मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ, वो तो सामने वाला लड़ रहा है, तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल रहा हूँ, और अपनी सफाई में तो बोलूंगा, नहीं तो मेरे पे कोई अटैक करके चला जाएगा भाई। तो अपनी सफाई में बोलना, उसके लिए कोई फीस नहीं लगती है। अब सुनो, एक्चुअली पता आईटेट का आइडिया क्या है? दोनों पार्टी से कागजात मंगवा लो, फिर क्या करेंगे सुनो, आईटेट उन कागजात को स्टडी करेंगे कि दुखियारे का क्या कहना है, दूसरी पार्टी का क्या कहना है, दोनों के व्यू पॉइंट को स्टडी करके फिर इन लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। ये देखो मीटिंग कुछ ऐसी होती है, मीटिंग में ना सामने बैठेगा जेएम और एएम, जुडिशियल मेंबर एंड अकाउंटेंट मेंबर। क्या बोलते हैं? जुडिशियल मेंबर एंड अकाउंटेंट मेंबर। और दूसरी तरफ एओ और एसएससी को बिठाएंगे। सी जुडिशियल मेंबर जनरली कोई एडवोकेट होता है, अकाउंटेंट मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। मतलब आईटेट में बैठता कौन है? आईटेट कोई आदमी थोड़ी है, कोर्ट है, और उस कोर्ट में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कुछ होते जुडिशियल, कुछ होते अकाउंटेंट मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स आर लॉयर्स, अकाउंटेंट मेंबर्स आर सीए बाय क्वालिफिकेशन। इन लोग का झुंड बैठा होता है आईटेट में। तो सामने कौन बैठेगा? एक जुडिशियल मेंबर और एक अकाउंटेंट मेंबर। और इधर किसको बिठाएंगे? दोनों लड़ाकुओं को। लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ए और एसएससी। भूल मत, ये लड़ाई करने वाले दो कौन थे? इन लोग को। सी चाहे अपील सीटा में हो, आईटेट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, दोनों को पेश होना पड़ेगा। किन दोनों को? एओ को और एसएससी को। तो अभी लड़ाई आईटेट में चल रही है तो दोनों को बुलाया जाएगा। तो ये देखो मीटिंग में कौन कौन बैठा है, एक तरफ जेएम एएम और दूसरी तरफ एओ एंड एसएससी। फिर ये मीटिंग में क्या, एक मीटिंग में सलटता नहीं है, एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, ऐसे करके चलते रहता है। फिर बाद में 4 साल में ऑर्डर पास होगा। आईटेट अपना फैसला 4 साल में सुनाएगी, हो सके तो। 4 साल भी कैसे? एंड ऑफ द ईयर व्हेन अपील वॉज फाइल्ड। ऑब्वियसली आईटेट को जब अपील करोगे बाद में फैसला देगी ना, तो जब भी आईटेट के पास अपील आई वो साल के एंड से 4 साल। जैसे अपील तो कुछ जून जुलाई में भी आई होगी तो वो साल तो है ही, फिर उसको एंड करने के बाद 4 इयर्स। इतने टाइम में हो सके तो ये लोग जजमेंट देंगे। ओके, नहीं हुआ तो 4 का 5-6 साल भी हो सकता है। एंड फिर सुनो, ये जो है ना आईटेट की अपील में ना 2 जन बैठते हैं। कौन? जेएम और एएम। इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, अपील टू आईटेट इज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 2 मेंबर्स। बेंच ऑफ 2 में बेंच क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुर्सी पे तो एक ही जन बैठेगा ना, तो इधर 2 जन को बिठाना है, तो क्या बोलते हैं? बेंच। और 2 कुर्सी भी रख सकते हैं, लेकिन 2 कुर्सी रखेंगे दोनों अलग हो जाएंगे ना। अपने को दिखाना ये दोनों एक झुंड है, दोनों साथ में बैठेंगे, बेंच ऑफ 2 मेंबर्स। ओके, लेकिन सी अगर कोई एसएससी का इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो इन लोग की अपील में कोई एक ही जन बैठेगा, सिंगल मेंबर बेंच। अभी भी बेंच बोले क्योंकि बेंच उधर ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन 2 जन उधर नहीं, एक जन आके बैठेगा। अगर एसएससी छोटा पार्टी है तो छोटा पार्टी मतलब इनकम एज पर द एओज ऑर्डर, इनकम एज पर दी, ये देखो एओ के ऑर्डर के हिसाब से उसकी इनकम लेस देन इक्वल टू 50 लाख है, तो ऐसा बोलेंगे एसएससी छोटा आदमी है। तो ऐसे लोग के लिए 2-2 जन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई एक जन आके बैठ जाएगा, चाहे वो जुडिशियल मेंबर हो कि अकाउंटेंट मेंबर। उसको बोलते सिंगल मेंबर बेंच, सिंगल मेंबर बेंच। तो ये देखो मैंने क्या खत्म किया ना, मैं
पी और ओ भी खत्म हो गया, ओ फॉर ऑर्डर 4 साल में पास होता है। लेकिन सी, सच बताओ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट थियरी क्या है, स्टे ऑफ डिमांड। अब बताओ स्टे ऑफ डिमांड इधर कहां से आ गया? स्टे की थियरी हुई थी ना अभी थोड़े पहले, कि पहले जब स्टे मिली थी, वो देखो स्टे थियरी याद करो क्या था। अपने को पिछली बार जब स्टे मिला था तो 20% भरा था ना, और बैलेंस के लिए क्या बोला, जब तक सीटा का जजमेंट नहीं आएगा तब तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब सीटा का जजमेंट आ गया, अब आगे क्या? तो सी ऐसा सुनो, ध्यान से सुनना। सीटा का जजमेंट आया, उसमें दो बातें, या तो असेसी विन कर दिया, विंस, और लूजेस। मतलब सीटा में या तो असेसी जीता या हारा, तुम लोग खुद ही बताओ ना कॉमन सेंस से। अगर जीत गया तो असेसी क्या बोलेगा? यस, जीत गया ना मैं, मेरे को मेरा 20% भरा तो वापस दो। उसने 20% भर बैठा था, बाकी तो भरा ही नहीं था ना, भरना है। क्यों नहीं भरना है? जीता ना। उल्टे का उसने जो 20% भरा था ना, वो उसको रिफंड दे देंगे, और रिफंड देना ही पड़ता है। कानून ये नहीं बोल सकता नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, आगे देख क्या क्या होता है। ऐसा नहीं है, केस तो सालों साल चलता है। एक बार के लिए मेरा पैसा मेरे को वापस दे दो। तो सी, अगर एसएससी जीता तो क्या होगा? 80% तो उसने भरा भी नहीं था, ना भरने की जरूरत है, 20% उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जीता हुआ केस है, बाई चांस एसएससी सीटा में हार गया तो, अरे तो अभी उसको टेंशन क्या है? हाय राम, वो 80% जो मैंने नहीं भरा था वो तो खाली सीटा के जजमेंट तक ही वैलिड था। अब तो मैंने केस भी हार गया हूं, और वसूली भाई लोग मेरे घर आएंगे, लेकिन मुझे और फर्दर स्टे चाहिए। तो अब अपने को आईटैट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर मेरी जो पिछली स्टे थी वो खत्म हो चुकी है, मुझे और स्टे चाहिए, दे दो ना प्लीज, दे दो ना। तो आईटैट को रिक्वेस्ट करो। पता है किधर रिक्वेस्ट कर देगी? देखो जल्दी देख, ये दिख रहा है पोसर में, ये पी प्रोसीजर। अपने जब ये फॉर्म 36 देते ना आईटैट को, तो इधर ही अपने को है ना स्टे एप्लीकेशन देना पड़ता है। कम ऑन, हिम्मत रखो, स्टे एप्लीकेशन देंगे। उसमें क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट फर्दर स्टे, बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं है भरने के लिए, कहां से भरेगा मैं? और आईटेड को लगा हाँ यार इसके तो पैसे ही नहीं है, तो वो लोग स्टे दे देंगे, बट 180 दिन का ही देंगे। मैक्सिमम 180 दिन का स्टे मिलेगा। कैसे गिनोगे 180 दिन? स्टे मिलती है ना, तो आईटेड ऐसे ओरली नहीं बोले हाँ दे दिया दे दिया, ये कागज पे लिख के मिलता है। स्टे ऑर्डर होता है। क्या होता है? स्टे ऑर्डर। जैसे आईटेड की तरफ से पेपर बनेगा, हमने इस एसएससी को 180 दिन का स्टे दिया है, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है स्टे ऑर्डर, तो उसकी एक डेट होती है। उसमें अगर डेट है 6 मई, 6 मई है, तो 6 मई बेस हो गया, उसके बाद 7 तारीख 8 तारीख ऐसे करके 180 दिन तक अपने टेंशन फ्री बैठे रहो। टेंशन फ्री मतलब वसूली विभाग को रोक दिया गया है। रोकने का मतलब ही होता है स्टे। तो ये स्टे कितने टाइम वैलिड है? 180 डेज फ्रॉम द स्टे ऑर्डर डेट। और स्टे ऑर्डर तो क्या आईटेड कभी भी दे सकता है। मैं तो अपील के कागजात के साथ स्टे एप्लीकेशन डाल दूंगा, और वो लोग रिप्लाई कब देते इसका कुछ रूल नहीं है। लेकिन जो भी है, वो लोग की तरफ से रिप्लाई आया ना, और लेट्स अज्यूम पॉजिटिव रिप्लाई आया कि स्टे मिल गई है, तो जब स्टे ऑर्डर आया ना, तो वो डेट से 180 डेज तक अपने को टेंशन फ्री। सी, स्टे मिलना होना टेंशन फ्री मतलब, क्यों बोल रहा हूँ टेंशन फ्री? क्यों? वसूली भाई लोग अपने को हरेस नहीं करेंगे, अपना केस चल रहा है, और बस अभी भगवान से प्रे करो कि जीत जाए केस। अब सुनो, ये 180 डेज का रूल फिक्स्ड है। अब आईटेट को कानून क्या बोल रहा है कि तूने बड़ा एसएससी को 180 डेज का स्टे दे दिया है, अब तू ट्राई कर कि 180 डेज में जजमेंट भी आ जावे, ताकि क्लैरिटी मिल जावे ना कि एसएससी हार रहा है कि जीत रहा है। सी, ऐसे तो आईटेट को क्या बोला है, हो सके तो 4 साल में जजमेंट दो। लेकिन जब आईटेट बड़ा किसी को स्टे देता है, सी स्टे देना एक बड़ा पावर है। पैसा आईटेट का नहीं है, मोदी का है। मोदी का भी नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट का पैसा है। और आईटेट में तो मेरे ऐसे आदमी लोग नौकरी कर रहे हैं। अरे आईटेट में सीए लॉयर लोग नौकरी करते उधर, वो नौकरी करने वालों ने स्टे तो दे दी है, लेकिन पैसा थोड़ी उनका है, पैसा तो गवर्नमेंट का है। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है, तूने हमारा पैसा उससे रुकवा तो दिया, लेकिन अभी तू जजमेंट दे जल्दी, हो सके तो वही 180 डेज में जजमेंट भी दे दे। लेकिन ठीक है, कोई कारण से तुम 180 डेज में जजमेंट नहीं दे पाए तो ऐसा टेंशन मत लो,
बट हो सके तो 180 डेज में जजमेंट दे दो। लेकिन अब सुनो, लेट्स अज्यूम आईटेट पूरी ट्राई की कि 180 डेज में जजमेंट देवे, लेकिन उन लोग ने जजमेंट नहीं दिया। अब एसएससी के सिर पे वापस तलवार लटक रही है किस बात की? हाय राम, 180 डेज खत्म हो गया, अब वसूली भाई लोग मेरे घर पे आ जाएंगे। अब उसको टेंशन हो रहा है, अब उसको फर्दर स्टे चाहिए, तो वापस से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आईटेट को ही, रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सटेंशन, और आईटेट विल एक्सटेंड द स्टे। और वो कब एक्सटेंड करेगी? अगर अभी तक आईटेट का जो जजमेंट नहीं आया ना, उसमें एसएससी कसूरवार नहीं होना चाहिए। मतलब एसएससी को जब भी ये मीटिंग में बुलाते थे ना, वो हाजिर रहता था। एसएससी बोलता था मैं तो हर टाइम मीटिंग में आता हूं, अगर अभी तक भी जजमेंट नहीं आया तो उसमें आपकी लापरवाही है। या फिर ये एओ मीटिंग, अरे मीटिंग में कौन आता है? देखो तो एसएससी के अलावा किसकी मौजूदगी चाहिए? एओ की, जेएम की, एएम की। उन लोग अगर मीटिंग में आते नहीं है तो एसएससी के अलावा तो मेरा क्या कसूर? मेरा तो 180 डेज बर्बाद हो गया ना। और अभी 180 डेज के वसूली भाई लोग घर पे आ जाएंगे, तो मैंने थोड़ी 180 डेज वेस्ट किया है। इन शॉर्ट, अगर एसएससी ये कह पाता है ना कि अभी तक फैसला आया नहीं है, उसमें मैं कसूरवार नहीं हूं। या तो एओ कभी मीटिंग में नहीं आता था, या फिर आईटेट वाले मीटिंग में बुलाते ही नहीं थे। तो अगर ऐसा केस है ना, तो एसएससी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा, और उसकी स्टे बढ़ के 365 डेज तक जा सकती है। जो 180 डेज था ना, कम ऑन, इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 365 डेज तक जा सकता है, वो भी पॉसिबल है। लेकिन और 365 डेज एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 180 को मिला के वो टोटल स्टे पीरियड है, इंक्लूडिंग ओरिजिनल 180 डेज। तो देखने आया तो एक्स्ट्रा 185 भी हुआ ना, 365 में से 180 निकाला तो और 185 डेज का स्टे मिलेगा। लेकिन एक्सटेंशन कब मिलेगा? एसएससी फॉल्ट में नहीं होना चाहिए। ओके ओके, नाउ लेट्स अज्यूम एक्सटेंशन मिल गया, अभी 365 डेज भी खत्म हो गए, अभी तक भी आईटेट ने फैसला नहीं सुना है। तो अभी 365 डेज के बाद क्या क्या होना है? स्टे की कहानी खत्म। कानून में क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। मतलब क्या? आईटेट ने जो पेपर भी लिख के दिया था ना, जा तेरे को वसूली भाई लोग तेरे को परेशान नहीं करेंगे, वो जो स्टे मिला था वो स्टे ऑर्डर वेकेट हो गया। वेकेट मतलब एम्प्टी हो गया, मतलब उसका खत्म हो गया, अभी उस स्टे की कहानी खत्म। तो डेट मीन्स व्हाट? अभी मेरे को पैसा भरना पड़ेगा। अब कोई बोले नहीं मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं, स्टे की कहानी इधर तक ही है। कोई बोले नहीं आईटेट फैसला नहीं सुना है, मुझे मालूम ही नहीं है, मैं जीतूंगा हारूंगा। अभी तू हारेगा जीतेगा तेरा नसीब, 365 डेज खत्म हो गया, अब तुझे तेरा पैसा भरना पड़ेगा। ओके, और बाद में अगर बाई चांस तू जीत गया तो तेरे को रिफंड कर देंगे, अब तेरे को तेरा पैसा भरना पड़ेगा। ओके, और सी, इतनी भी स्टे मिले ना, यू शुड बी ग्रेटफुल। ये तो पता है गवर्नमेंट अपना पैसा, गवर्नमेंट तो मालूम है कब से पैसों की हकदार थी। ये देखो, एओ ने ऑर्डर पास किया, नोटिस और डिमांड मिला, उसके 30 दिन में मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपने पैसों के लिए वेट करे, चल ठीक है मत दे देखेंगे देखेंगे, मत दे। अब इतना तक कोऑपरेट किया, अभी उंगली दी तो हाथ तो मत पकड़ो ना। और सी, गवर्नमेंट जब स्टे देती है इंटरेस्ट भी नहीं मांग रही है, ऐसा भी नहीं तो अभी नहीं दे रहा है बाद में देगा, ठीक है बाद में इंटरेस्ट के साथ दे रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं मांग रहे। तो मतलब यू शुड बी ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट इतना तो कोऑपरेट की, लेकिन अब और स्टे नहीं मिल सकती है। मतलब सी, गवर्नमेंट का ऐसा ना, जब सीटा में केस चल रहा था ना, अनलिमिटेड स्टे दिया था, उधर कुछ 180 दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे जो फर्स्ट स्टे था कब तक मिला था? टिल सीटा गिव्स द जजमेंट, और सीटा माइट गिव जजमेंट आफ्टर 1 year 2 year, गॉड नोज व्हेन विल ही गिव द जजमेंट। सो टिल सीटा गिव्स द जजमेंट अपना स्टे चल रहा था। हाँ ठीक है, आईटेड में आके थोड़ा लिमिट में आ गया, 180 डेज का स्टे मिलता है, फिर वो एक्सटेंड होके उसके आगे नहीं। लेकिन अभी कोई बोले क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब जो मिला उसमें खुश रहे। इधर अपना इतना पैसा अपना गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखा है, अब जब देना है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी तो नहीं मांग रही है ना, तो अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कितना? 365 डेज के बाद। ओके, और एक चीज सुनना, ये देखो पहले ये ड्राइंग देख लो ना एक से। ये पढ़ो क्या लिखा है।
पूरा ड्राइंग देखना, इससे सब आ गया। नोटिस ऑफ डिमांड जब आई थी तो मुझे तो 30 दिन में ही टैक्स भर देना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरा पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से देगा। तो अपने को स्टार्टिंग में स्टे मिला, कब तक के लिए? टिल सीटा गिव्स द जजमेंट, तब तक अपने को स्टे मिल गई ना। और सी, ये पता है शायद 1 साल 2 साल बहुत अनलिमिटेड पीरियड था, मतलब जो मुझे 30 दिन में भरना था वो कब तक पैसा अटका के रखा गवर्नमेंट ने? टिल सीटा गिव्स अ जजमेंट, और उसमें तो काफी टाइम भी हो सकता है। एंड फिर सीटा के जजमेंट के बाद में अभी भी हारा हुआ हूं। सी, जीत जाता तो टेंशन थोड़ी था यार, अभी भी हारा हुआ हूं तो मुझे फर्दर स्टे चाहिए। मुझे मिली ना, कितनी मिली? 180 डेज। लेकिन 180 डेज में अगर आईटेड का जजमेंट नहीं आया और उसमें असेसी कसूरवार नहीं है तो उसकी स्टे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एक्सटेंड होके कितना? 365 डेज। और इसके बाद कोई स्टे नहीं मिले, ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। क्या बोलना चाहिए? ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। स्टे की कहानी खत्म हो गई। दैट मीन्स एसएससी का जो पैसा अभी तो होल्ड पे रखा था अब उसको भरना पड़े, नहीं भरेगा तो वसूली भाई लोग आ जाएंगे। सी, वसूली भाई लोग को तो क्या है, वो 365 डेज के लिए बांध के, डॉगी को किसे बांध के रखते हैं? अब 365 डेज के डॉगी को छोड़ दिया, फिर टॉमी छू, ऐसे सोचो, उनको बांध के रखा था, स्टे मतलब बांध के रखा था टिल 365 डेज। जैसे ही 365 डेज हो गया, बी प्रिपेयर्ड, कभी भी तेरे घर पे वसूली भाई लोग आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगले दिन ही आ जाते, बट लॉ सेस के अभी तू तैयारी कर दे पैसा भरने की, क्योंकि अभी वसूली भाई लोग आने वाले, क्योंकि तेरा स्टे खत्म हो चुका है। अब सुनो, इधर एक जोरदार केस लॉ हुआ था पेप्सी फूड्स का। पेप्सी फूड्स, इन लोग के केस में देखो सेम स्टोरी है। पहले इन लोग को स्टे मिला था टिल, ये रियल लाइफ स्टोरी किसकी? पेप्सी फूड्स की। उन लोगों को पहले स्टे मिला था, इट वाज वैलिड टिल सीटा जजमेंट। फिर सीटा में पेप्सी वाली कंपनी हार गई, तो इन लोग ने आईटेड को बोला हमको और स्टे चाहिए, तो आईटेड ने 180 डेज दिया, लेकिन 180 डेज में क्या वो लोग फैसला नहीं सुना है, और पेप्सी फूड्स वालों को लगे फैसला अभी तक नहीं आया, और हम लोग तो मीटिंग में अटेंड करते, लेकिन आईटेड ही ढीली काम कर रही है, वो लोग ही स्लो स्लो काम कर रहे, तो जजमेंट ही नहीं आया। तो उन लोग ने रिक्वेस्ट करके बोला हमारा स्टे एक्सटेंड कर दो, तो एक्सटेंड भी हुआ, कितना? और 365 डेज खत्म, अभी तक आईटेड का जजमेंट नहीं आया था। और पता है ये पेप्सी फूड्स की केस में प्रॉब्लम क्या थी कि पूरा 365 डेज आईटेड की ऑफिस ढंग से ही काम नहीं कर रही थी। उधर कोई मेंबर एब्सेंट है, जैसे ऑफिस में लोग एब्सेंट होते हैं ना, तो आईटेड में कभी जुडिशियल मेंबर, अकाउंट में कोई एब्सेंट है, कभी ये प्रेजेंट कभी वो एब्सेंट है। उन लोग ही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और बाद में पेप्सी फूड्स को खराब क्या लगा, यार मेरा तो 365 डेज ऐसे ही वेस्ट हो गया, 1 साल बर्बाद कर दिया। हम लोग अपील के लिए वेट कर रहे, मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग के लिए बुला ही नहीं रहे, और ऐसे में 365 डेज खत्म हो गया। तो पेप्सी फूड को गुस्सा आया, उन लोग ने केस कर दिया कि ऐसे थोड़ी चलेगा, और आईटेड वाले क्या जिद्दी हो गए, अभी 365 डेज क्या स्टे एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड, और उन लोग के ऊपर वसूली की कार्रवाई भी चालू होगी, किस पे? पेप्सी के ऊपर। तो फिर उन लोग ने जब केस किया ना, सुप्रीम कोर्ट पता क्या जजमेंट दी? गलत है, इन लोग से वसूली करना नहीं चाहिए। माना कि लॉ में लिखा है कि 365 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड, लेकिन लॉ की ड्राफ्टिंग ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को ही गलत ठहरा दिया कि क्यों 365 डेज के बाद स्टे खत्म क्यों होना चाहिए। यस, स्टे खत्म करो प्रोवाइडेड असेसी इज एट फॉल्ट, लेकिन पेप्सी फूड्स के केस में असेसी फॉल्ट में नहीं था, मतलब वो आईटेड के जो ऑफिस वाले लोग हैं वो लोग ही मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, और उसमें अगर फिजूल में 365 डेज बर्बाद हो गए तो असेसी क्यों सफर करे। तो स्टे देने का पर्पस क्या है? खाली दिखा दिया स्टे, और तुम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि फटफट केस को रिजॉल्व करो। तो पेप्सी फूड्स ने क्या बोला, लॉ के सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, लॉ की वर्डिंग से गलत है। लॉ में जो लिखा है ना कि 365 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड, वो गलत है। तो उन लोग ने क्या सजेस्ट किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ में ऐसा होना चाहिए आफ्टर 365 डेज
द स्टे शैल बी वेकेटेड प्रोवाइडेड द डिले इज बिकॉज ऑफ द असेसी। असेसी फॉल्ट में तो स्टे खत्म कर दो उसकी, लेकिन असेसी फॉल्ट में नहीं है, उसकी स्टे खत्म नहीं होनी चाहिए, जारी होनी चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूड। तो ये थोड़ा विचित्र जजमेंट था। मतलब तुम लोग लॉ के शब्दों से जाओगे ना तो 365 डेज के बाद ऐसा है कि स्टे वे मिलना ही नहीं चाहिए। देखो लिखा भी मैंने नो स्टे, वो तो लॉ की वर्डिंग से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ को ही क्रिटिसाइज कर दिया, लॉ ही गलत है, इट इज डिसप्रोपोर्शनेट। मतलब इट्स नॉट लॉजिकल कि 365 डेज खत्म हो गए स्टे बंद कर दो। अरे बंद करो, लेकिन प्रोवाइडेड असेसी फॉल्ट में। असेसी अगर फॉल्ट में है तो फिर असेसी को बोलना चाहिए तू मीटिंग में नहीं आता है और तू टाइम पास करेगा तो तेरा 365 डेज खत्म ही हो जाएगा ना, तो अभी आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो लॉ सुप्रीम कोर्ट हम ये नहीं बोलते कि स्टे को ऑन एंड ऑन चलते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा, लेकिन रोकने का कब, अगर असेसी फॉल्ट में। लेकिन पेप्सी फूड्स के केस में असेसी फॉल्ट में ही नहीं थी। इनफैक्ट आईटेट की ऑफिस कितने दिनों तो बंद ही पड़ी थी, आईटेट वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे थे और उस कारण से उन लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। तो पेप्सी फूड्स को खराब लगा तो वो लोग फाइनली केस जीत गए। उन लोगों का स्टे बोला स्टे चलने दो, इसका जजमेंट दो। इन शॉर्ट ये थोड़ा वियर्ड जजमेंट था। और इसका मैंने ना अपने क्वेश्चंस की जो फाइल है ना, ये देखो अपने अपील्स के जो क्वेश्चन है ना उसमें क्वेश्चन भी लिया है, देखो ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में इधर सब कुछ सेम है, पूरी स्टोरी है। ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये सम खत्म ही कर दे ना, एक सम खत्म हो जाएगा अपना। क्या लिखा था देखो, पेटिशन ऑफ स्टे ऑफ डिमांड वाज फाइल्ड बाय XYZ। और पेटिशन मतलब एप्लीकेशन, किसको एप्लीकेशन की थी, एपेलेट ट्रिब्यूनल को। और क्या लिखा है, एपेलेट ट्रिब्यूनल ग्रांटेड, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं देखो खाली उतना, इट ग्रांटेड स्टे ऑफ 180 डेज, है ना, लेकिन 20% ऑफ द टैक्स भरना पड़ेगा ऐसा बोला था। सी सुनो एक और पॉइंट है, लुक आईटेट में जब स्टे मांगते हैं ना उन लोग मेक श्योर करते कि तेरा मिनिमम 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट भरा हुआ रहना चाहिए। तो सी कोई लोगों को डाउट आता है, इधर देखो कि हमने तो 20% भरा ही था ना, जब हमने स्टार्टिंग में सीटा से स्टे मांगी थी तो 20% तो भरा ही था। लेकिन सी कई बार क्या होता है, सीटा की स्टे में हमने कुछ भी नहीं भरा होता है, क्योंकि 20% का कोई फिक्स रूल नहीं है, इट इज रिकमेंडेड बाय CBDT। तो कई बार क्या होता है हमने कुछ भरा ही नहीं था, तो अगर कुछ भी भरे बिगड़ते को स्टे मिल गया था ना, तो जब आईटेट के पास जाओगे ना तो उधर तो एक्ट में लिखा है कुछ भी नहीं भरा ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम उसकी तरफ से 20% चाहिए, उसके बाद ही आईटेट वो 180 डेज का स्टे देती है। ये भी पॉइंट याद रखना। तो कभी एग्जाम में ऐसा आ गया ना कि उसको पहली जब स्टे मिली थी ना उसने कुछ भरे बिगड़ ही स्टे मिल गया था, 20% छोड़ कुछ भरा ही नहीं था ऐसे ही स्टे मिल गया था, पॉसिबल है टेक्निकली, क्योंकि ये जो 20% था ना सीटा वाली थियरी में एक्ट में नहीं लिखा है, इट इज रिकमेंडेड बाय CBDT ने सलाह दी थी कि देखो 20% तो निकलवा लो उससे, बाकी हो सके तो विदाउट पेइंग ऑल्सो स्टे मिल जाती है। लेकिन जब तू आईटेट के पास जाएगा ना तो वो लोग तो अड़ियल है, उसके तो एक्ट में ही लिखा है कि 20% आया हुआ रहना चाहिए, और अगर पहले आ गया था तो ठीक है, नहीं आया था तो मेक श्योर असेसी 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट तो भरना ही चाहिए। एनीवेज ये पॉइंट याद दिलाना था, मतलब ये मिस हो गया था पॉइंट। आईटेट स्टे देते टाइम चेक करती है 20% तूने पहले भरा था, भर दिया था तो ठीक है, नहीं भरा तो दे पहले, उसके बाद ही 180 डेज का स्टे मिलेगा। See, 20% of the disputed amount, और disputed amount is including tax, interest under 234 ABC वगैरह सब, जो भी डिस्प्यूट है जो तुझे भरना मंजूर नहीं है तो उसका 20% तो भर, बाकी का लड़ते रहे। तो ये देखो इधर क्या हुआ था, आईटेट ने स्टे दिया ऑन डिपॉजिट ऑफ
20%, मतलब स्टार्टिंग में पेप्सी फूड ने कुछ दिया नहीं था लगता है, तो I10 ने क्या बोला, तो 20% तो दे दिया। फिर ये पढ़ो क्या लिखा, देखो स्टे कब मिली थी, पढ़ो ना, ये स्टे ऑर्डर डेटेड 1 Jan 25 को स्टे मिला था, स्टे ऑर्डर होता है ना, और सी 180 डेज का मिला था, लेकिन देखो क्या लिखा बाद में, द बेंच वॉज फंक्शनिंग इंटरमिटेंटली टिल 1 Feb 25 को स्टे मिला था, जनवरी हो भी, और 1 फरवरी तक तो इन लोग इंटरमिनेटली, मतलब कभी ऑफिस चालू थी, कभी बंद थी, कभी काम कर रहे नहीं कर रहे, ऐसे टाइम पास ही चल रहा था उन लोग का। एंड डिस्प्यूटेड मैटर कुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ, मतलब अपील का फैसला ही नहीं आया। एंड फिर जून में क्या हो गया, ये जून 25 में असेसी मेड एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन, ओके, और वो एक्सटेंड हो गया 31 दिसंबर तक भी हो गया। अरे ये देखो 365 डेज हो गया ना, पहले 180 डेज था, फिर बाद में उसने एक्सटेंशन मांगा तो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया, मतलब 365 डेज भी मिल गया। फिर उसके बाद देखो क्या हो गया, 5 जैन, मतलब ये 365 डेज के बाद की डेट है। 365 डेज कब खत्म हो रहे, 31 जैन दिसंबर को, और उसके बाद 5 जनवरी को एओ ने क्या किया, उसका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, मतलब वसूली की कार्रवाई चालू कर दी। तो ये पेप्सी को बुरा लगा था। तो सी इसके आंसर में क्या लिखा है, ये देखो 365 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाना विल कॉज अनड्यू हार्डशिप एंड द प्रोविजन इज आर्बिट्ररी, मतलब नॉट लॉजिकल। मेन चीज दिखा रहा हूं, देखो ना क्या बोला है, पढ़ो, मैंने क्या हाईलाइट किया, 365 डेज के बाद ऑटोमेटिक मतलब 365 डेज क्या सब खत्म, सब खत्म नहीं, वो खत्म अगर असेसी कसूरवार है तो, और असेसी फॉल्ट में नहीं है, वो आने को तैयार है, ये लोग ही जजमेंट देने में टाइम पास कर रहे हैं, तो वेकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्ट में क्या लिखा है, 365 डेज क्या सब खत्म, सब खत्म, मतलब ऑटोमेटिक वेकेशन बोलते हैं, मतलब चाहे कोई किसी का भी फॉल्ट हो, सब 365 डेज क्या खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, ऑटोमेटिक वेकेशन वाला प्रोविजन विल कॉज अनड्यू हार्डशिप, मतलब असेसी के लिए हार्डशिप हो जाएगी, उसको तकलीफ हो जाएगी, और ये प्रोविजन आर्बिट्ररी मतलब लॉजिकल नहीं है, आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी है, कुछ भी है, ऐसा प्रोविजन होना सही नहीं है। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या सलाह दी कि स्टे वेकेट कब होना चाहिए, पढ़ो रेड चीज पढ़ो, ओनली इफ द डिले इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ असेसी। असेसी अगर टाइम पास करता है, मीटिंग पे आता नहीं है, तो 365 डेज के बाद उसका स्टे खत्म कर दो, और कर दो उस पर वसूली की कार्रवाई चालू, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। दिस वॉज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। किधर गया है, ये रहा, किधर लिखा था मैंने, हाँ ये रहा, दिस वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड। इन शॉर्ट सी बाई चांस तुम्हारे लिए एग्जाम में आया ना, क्या लिखोगे, 365 डेज के बाद पूछेंगे तो क्या बोलना चाहिए, स्टे विल बी वेकेटेड ओनली इफ असेसी इज एट फॉल्ट, और क्वेश्चन में बोला असेसी फॉल्ट में नहीं है, फॉल्ट में नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ स्टे शैल नॉट बी वेकेटेड एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड्स लिमिटेड। तो ये एक्चुअली इसकी बात चल रही थी, ये देखो किधर गया, मैं पोसर पढ़ा रहा हूँ ना, पी हुआ है, ओ हो गया है, ये एस की थियरी चल रही थी, एस फॉर स्टे ऑफ डिमांड, एस फॉर स्टे ऑफ डिमांड। अब सुनो, नेक्स्ट अल्फाबेट है आर, आर का फुल फॉर्म देखो क्या है, रिव्यू एंड रेक्टिफिकेशन। तुमको होता है रिव्यू का मतलब क्या होता है, जजमेंट बदलना। टेल मी क्या आईटेड एक बार जजमेंट देके अपना जजमेंट चेंज कर सकती है, नहीं, ये लोग अपना जजमेंट चेंज नहीं कर सकते। इन लोग का पता है सलमान खान जैसा होना चाहिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। इंग्लिश में बोलूँ, फर्स्ट व्यू शुड बी द लास्ट व्यू, देयर शुड बी नो रिव्यू, फर्स्ट व्यू शुड बी द लास्ट व्यू, मतलब एक बार जो जजमेंट दिया वही फाइनल जजमेंट है। आपको मेरा जजमेंट अच्छा नहीं लगा, हाई कोर्ट में जाओ, लेकिन हमारा जजमेंट बदलेगा नहीं।
ठीक है, हमारा जजमेंट में कभी कभी कोई खामी होती है, कोई खोट होती है, ये होता है, जो भी है, लेकिन एक बार जो हमने जजमेंट दिया तो जजमेंट बदल नहीं सकता। मतलब इन लोग रिव्यू नहीं कर सकते, और ऐसा ही रखना पड़ेगा। नहीं तो सोचना, अगर आईटेड अपना जजमेंट बदलने लगी तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। आज लोग कोर्ट कचहरी के पास क्यों जाते हैं? ये सोच के कि हमें एक न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय देने वाला ही कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज मतलब पहले जजमेंट दिया, हाँ ये खर्चे अलाउड है, फिर बाद में एक से नहीं, ये नॉट अलाउड है। यार बाद में पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिल जाता ना। इससे लॉ ने क्या बोला, देखो चाहे सीटा हो या हाईटेट हो, तुम लोग अपना जजमेंट बदलना मत। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इजाजत है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चाहे ना तो अपना जजमेंट चेंज कर सकती है, बट इन वेरी रेयर केस। क्योंकि सी एकदम ही ऐसा रखेंगे जजमेंट बदलो ही मत, बदलो ही मत, तो कभी कभी दिक्कत भी आती है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी लफड़ेबाज हो जाते हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनसे भी कई बार भूल चूक हो जाती है। उनको लगता है कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जो भारत में तहलका मच गया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी है कि अगर ऐसा लगा कि इन पब्लिक इंटरेस्ट हमें हमारा जजमेंट चेंज करना चाहिए तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आईटैट एंड सीटा दे आर लोअर बॉडीज, वो लोग अपना जजमेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकते। माना कि फिलहाल मैं तुमको किसकी थियरी पढ़ा रहा हूं, आईटैट की, लेकिन ये बात सीटा के लिए भी लागू होती है कि सीटा भी अपना जजमेंट तो चेंज नहीं कर सकता, ना हाईटैट कर सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सुनो इधर क्या लिखा है, ये लोग अपना जजमेंट बदल नहीं सकते। रिव्यू का मतलब ही होता है, कभी एग्जाम में है ना, रिव्यू, रीयर, ये सब वर्ड याद रखो। रिव्यू, कभी कभी रीहर आता है, आईटेड रीहर्ड दी अपील, रीहर्ड मतलब वापस हियरिंग चालू कर दी, मतलब जजमेंट चेंज करने के लिए। तो कभी भी रिव्यू वर्ड आया या फिर अपील वॉज रीहर्ड, तो क्या बोलना चाहिए, अलाउड के नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। ये जजमेंट बदलने की बात है, वो सरासर गलत है, जजमेंट नहीं बदल सकते। हाँ, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सी आईटेड बोलेगा अरे भाई सिली मिस्टेक हो गई है, 1+1 2 होता है, गलती से 3 लिख दिया, तो ऐसी मिस्टेक तो चेंज करेंगे ना, क्योंकि आईटेड भी आखिर इंसान है, तो इंसान से सिली मिस्टेक तो हो सकती है ना, तो रेक्टिफाई करो। लेकिन तुमने जो जजमेंट दिया था उसको जजमेंट ही पूरा बदल दिया, वो नहीं चलेगा। तो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते? रिव्यू नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन करो, सदा ही करो, बट देयर शुड बी सम अपेरेंट मिस्टेक। रेक्टिफाई क्या हो रहा है, आईटेड अपना फैसला रेक्टिफाई कर रहा है कि हमारे जजमेंट के पेपर पे लिखा हुआ होता है ना, तो उसमें कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई, कोई सिली मिस्टेक है, तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। एक सी रेक्टिफिकेशन के एक्चुअली 2 सेक्शन है। लुक हियर, अभी जो मैं रेक्टिफाई रेक्टिफाई का गाना गाऊंगा ना, ये 254 होता है आईटेड वाला रेक्टिफिकेशन, और कल के लेक्चर में भी 154 करके एक सेक्शन आया था, अपेरेंट मिस्टेक। तो सुनो, डिस्टिंक्शन के फॉर्म में पढ़ोगे और सिंपल हो जाएगा। सी रेक्टिफिकेशन के एक्चुअली 2 सेक्शन है, 154 और 254। अभी जो चल रहा है ना वो 254 चल रहा है, तो सी दोनों में फर्क है। लुक हियर, ये फर्क है। पता है 154 में तुम लोग को याद होगा ना, कल के लेक्चर मैंने ऐसे पढ़ाया था, देखो ये देखो मैंने ऐसे पढ़ाया था, ये देखो यो प्लस कमिश्नर। एक्चुअली कानून में क्या लिखा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स ऑफिस में जो भी बैठा है, तो पता है इनकम टैक्स ऑफिस में कौन कौन बैठता है, ये देखो ये लोग सब बैठते हैं। किधर गया हायरार्की, ये रहा, ये लोग सब इनकम टैक्स में इकट्ठे एक फैमिली की तरह बैठते हैं। सीटा भी होता है ना, सीटा, ठीक से ना, सीटा भी जो होता है ना, वो भी इन लोग के साथ ही इनकी फैमिली इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है। अभी इनकम टैक्स ऑफिस में जाओगे ना, वहाँ कौन कौन मिलेगा, ये सब लोग मिलेंगे। हाँ, सीबीडीटी दिल्ली में मिलेगी, बाकी सब इनकम टैक्स में इकट्ठे बैठे। तो जितने भी सदस्य लोग इनकम टैक्स ऑफिस में बैठे हैं ना, उनके लिए 154 है। लेकिन आईटैट इनके संग नहीं बैठता, उसकी ऑफिस ही अलग है। जैसे मुंबई में देखोगे ना, बीकेसी में इनकम टैक्स ऑफिस वगैरह है, तो उधर खाली अपने को ये आदमी लोग मिलेंगे, ये और सीटा भी मिलता है, सीटा
सीटा क्या है, वो कमिश्नर जैसा ही है रे, बट वो एक जनरल कमिश्नर होता है, अपील वाला होता है। तो ये लोग सब इकट्ठे बैठते हैं इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर, लेकिन आईटैट एक सेपरेट ऑफिस लेके बैठता है। तो बिकॉज उनका ऑफिस सेपरेट है, उनको गवर्न करने का सेक्शन भी सेपरेट है। अरे सेपरेट सेक्शन है ना इधर 254, ये देखो। सी वाई 2 डिफरेंट सेक्शन, बिकॉज ये पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती है, एओ, सीआईटी, सीसीआईटी एंड सीटा, बट इसका ऑफिस ही अलग है तो सेक्शन भी अलग। एंड फिर देखो 2 सेक्शन बढ़ गए ना, 2 सेक्शन बन गए तो दोनों के टाइम लिमिट्स भी अलग है। 154 में पता है टाइम लिमिट क्या है? ओन मोशन में किया तो 4 साल में रेक्टिफाई करना है, और अगर एसएससी अप्लाई करेगा तो 4 साल में अप्लाई, 6 महीने में रिप्लाई। पढ़ाया था ना कल, तो पढ़ाया था यार। आईटैट में क्या होता है ना, आईटैट भी है ना, खुद रेक्टिफाई भी कर सकती है, और खुद ना करे तो एसएससी अप्लाई भी कर सकता है। खुद करेगी तो ये देखो 6 महीने में करना है, विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच आईटैट पास द ऑर्डर। सी तुम लोग कभी कंफ्यूजन ट्रिक बताओ, कभी मंथ्स होता है ना, उसको एंड ऑफ द मंथ से रखो, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, कोई जगह गड़बड़ हो सकता है। जैसे स्क्रूटिनी का नोटिस आता ना 143(2), उधर 3 months इज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन रिटर्न इज फाइल्ड। कुछ जगह लफड़ा है, पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बाई चांस कभी एग्जाम में एकदम ही ब्लैकआउट हो रहा है, तो जिधर भी टाइम मंथ्स में है ना, उसको एंड ऑफ द मंथ से लो। अरे कभी तुक्का मारते तो पेपर में तुक्का मारने का स्टाइल बता रहा हूँ कि मंथ से तो एंड ऑफ द मंथ, और ज़्यादातर वही है 90% केस में, जब भी मंथ्स की गिनती होती है तो एंड ऑफ द मंथ, पर हमेशा नहीं है। तो टेल मी 6 months कैसे गिनना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन आईटैट ने अपना ऑर्डर, आईटैट का ऑर्डर में फैसला लिखा हुआ होता है, तो आईटैट का जब भी फैसला है ना, वो महीने के एंड से 6 महीने में उसका करेक्शन हो सकता है। ओके, लेकिन अगर एसएससी अप्लाई करेगा तो सेम वही 6 महीने में अप्लाई कर, लेकिन तेरे को जवाब कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। नो टाइम प्रिस्क्राइब फॉर रिप्लाई। तो सी ये डिस्टिंक्शन बिटवीन के फॉर्म में क्यों कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट मिक्स ना हो जाए ना यार। कंफ्यूजन क्यों होता है, पहले कुछ पढ़ा फिर बाद में मिलती जुलती है, उधर कुछ और है, तब सारा कंफ्यूजन चालू होता है। इससे तो मैं पूरा फूक फूक के कदम रख रहा हूँ ना, डिस्टिंक्शन के फॉर्म में है तो अभी क्लैरिटी है, अब फिर भी अभी याद तो करना पड़ेगा। सी वो तो कभी भी रेक्टिफिकेशन होता है ना, और तुमको लग रहा है अरे मैं पैसा भरूं क्यों, रेक्टिफिकेशन होने, वो तो मैंने कल ही बताया था ना, तुम रेक्टिफिकेशन के लिए करो कुछ भी करो, जो तुम्हारा भरना होता है वो तो भरना ही पड़ता है। वो तो कल भी पढ़ाया था ना, इससे अपने 154 पढ़ाते टाइम बोला था कि 154 में अगर कोई बोल रहा है मेरे ऑर्डर में मिस्टेक है तो मैं पैसा क्यों दूँ, तो पैसा तो भर दे, और अगर सच में कोई मिस्टेक थी तो उससे तेरा पैसा गलती से मांगा तो रिफंड मिल जाएगा। तो सी ये टाइम याद रखना, ये 4 years इज फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर व्हेन ऑर्डर वाज पास। टेल मी यहां किसके ऑर्डर में मिस्टेक है? एओ, सीआईटी, सीसीआईटी और सीटा। एओ के ऑर्डर तो तुमको पता भी है, बेस्ट जजमेंट, रेगुलर असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग। सीटा का ऑर्डर मतलब सीटा का फैसला, जजमेंट। सीआईटी, सीसीआईटी के ऑर्डर अभी आने वाले नेक्स्ट थियरी में। ओके, तो इनके ऑर्डर में गड़बड़ है तो 4 साल का टाइम है, लेकिन आईटैट के ऑर्डर में गड़बड़ है तो 6 महीना। और वो गड़बड़ कैसी गड़बड़ होनी चाहिए? एपेरेंट मिस्टेक, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बहसबाजी हो जावे। आर्ग्यूमेंट करना है तो फर्दर अपील करो। जैसे कोई आईटैट से बहस करना चाह रहा है तो क्या बोलेगा, वो जा हाईकोर्ट में जा, मेरा जजमेंट था खत्म, मैं जजमेंट नहीं बदलने वाला हूं, तेरे को प्रॉब्लम है आगे जाओ। हाँ कोई सिली मिस्टेक है तो बोल मैं करता हूं। तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन हो गया। तो सी अपना क्या खत्म हुआ, पोसर की थियरी खत्म हो गई, पोसर। ओके, फिर सुनो, इसके बाद जो अगली थियरी है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो थियरी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो, इसमें 7 पॉइंट थे, पट हो गए। इसमें 4 पॉइंट थे, पोसर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम तो बड़े ही है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके दर्शन छोटे में हो जाएंगे। देखना कैसे, हाई कोर्ट में इतना ही याद रखो,
जो भी बंदा हाई कोर्ट में केस करेगा ना उसका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। हाई कोर्ट क्या फिल्टर करती है, जैसे हजारों लोग केस कर रहे हैं तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा, ये केस में दम नहीं हट, ये केस में दम नहीं हट, हाँ ये दमदार है तो ये केस को देखेंगे। इसको बोलते हैं ओनली इफ द क्वेश्चन इज सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, केस में दम है तो ही उन लोग केस एक्सेप्ट करेंगे। और फालतू केस, फालतू मतलब क्या है, कोई ऐसी चीजें जिसमें लॉ में क्लैरिटी है, झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, या फिर लॉ में क्लैरिटी नहीं, तो हमने पास्ट में ऐसे कई जजमेंट दिए हुए, फिर आ जाते हैं मुंह उठा के लोग केस कर दें। तो अगर कोई केस छिन दिए तो रिजेक्ट भी कर देते, और ये करना ही पड़ता है। सीटा और आईटेट मेरा केस रिजेक्ट नहीं करेगा, वो तो मेरे हर केस का फैसला सुनाना पड़ेगा तेरे को। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, हर केस को एक्सेप्ट करेगी तो केसेस बढ़ते जाएंगे। और बाय द वे हाई कोर्ट को है ना खाली इनकम टैक्स लॉ का नहीं देखना है, भारत में जितने भी लॉ है ना, संजय दत्त का, सलमान खान का भी कोई केस चल रहा है, हर केस का उन लोग को फैसला सुनाना है, तो वो लोग तो पागल हो जाएंगे। इसलिए कोई इनकम टैक्स से चिंदी केस है ना तो उन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इतना नॉलेज रखो। लेकिन अगर उनको लगा केस में दम है तो हाई कोर्ट जजमेंट देगा, और कितने टाइम में जजमेंट देंगे कोई ठिकाना नहीं है। मतलब हो सके तो जजमेंट दे दो, इसको ऐसा बोला है। सीता को क्या बोला, हो सके तो 1 साल में जजमेंट दे दे। आईटेट तू हो सके तो 4 साल में जजमेंट दे दे। लेकिन हाई कोर्ट को क्या बोला है, हो सके तो जजमेंट दे दे, कब देना है कुछ नहीं बोला है। और वैसे भी हाई कोर्ट इज नॉट गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट, दे आर गवर्न बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। हाई कोर्ट अगर नाचेगा ना तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नहीं नाचेगा। इनकम टैक्स की औकात क्या जो हाई कोर्ट को नचावे। इनकम टैक्स जैसे हजारों एक्ट है भारत में, हाई कोर्ट बोलेगा हमको, हमारे पे टाइम मत डाल, इतने टाइम में जजमेंट, उतने टाइम में दे देंगे जब देना है। अरे मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं, इनका जजमेंट कब आएगा, 10 साल भी लग सकता है। इनका तो टाइम क्यों रखा है, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स लॉ में गवर्नड है, ये इनकम टैक्स से पालतू लोग हैं। नाम नहीं देखा, सीटा का फुल फॉर्म क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का आदमी है। आईटैट क्या है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये तो इनकम टैक्स के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना, तो इनको बोला भाई हो सके तो 1 साल में तू जजमेंट दे, और आईटैट को बोला हो सके तो, वो भी इम्पोज नहीं किया, हो सके तो। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ बोला ही नहीं है, जब जजमेंट देना है दो दे दो, ओके। पर सी हाई कोर्ट मैंने क्या बोला, केस को फिल्टर करता है, रिजेक्ट भी कर देता है। फिर हाई कोर्ट जब जजमेंट देता है ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना, तो हाई कोर्ट सर्टिफाई करोगे तो ही जा सकता है। क्या हाई कोर्ट ने बोल दिया ना, अगर हमने जजमेंट दिया ना केस खत्म, इसमें सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करने का, तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी तेरे को सुप्रीम कोर्ट भेजने का है कि नहीं। तो अगर हाई कोर्ट ने बोला ना तू सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला वी सर्टिफाई द केस इज फिट फॉर रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, तो ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अरे मतलब हाई कोर्ट बहुत ज्यादा फिल्टरिंग करता है। मतलब ये देखो, हाई कोर्ट के केस आता भी है ना, तो उसमें भी लेने का है, लेने का है, नहीं लेने का है, नहीं लेने का डिसाइड करते हैं। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भेजना है तो उसमें भी भेजना है कि नहीं, भेजना है कि नहीं, भेजना है कि नहीं, वो डिसाइड करते हैं। वो सब हाई कोर्ट को करना है। तो टेल मी, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केस जा सकते हैं जो हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किए। और सर्टिफाई कैसे होता है, हाई कोर्ट अपना जजमेंट लिखता है ना, उसी में लिख देगा कि हमारा जजमेंट तो ये है, लेकिन आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हो। मतलब सर्टिफाई किया तो ही जाने मिलेगा, वरना नहीं। बस इतना नॉलेज रखो। और इसके अलावा ऐसे नहीं कि रैपिड रिवीजन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने लॉ में ही कुछ नहीं दिया है। अपने सीए के सिलेबस में ना इनकम टैक्स एक्ट है, और इनकम टैक्स वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेके ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर गवर्न बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 विच इज नॉट इन अवर सिलेबस। और वैसे भी रियल लाइफ में क्लाइंट को केस करना होता है ना, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सीए को लेके नहीं आता है, लॉयर को लेके आता है। तो सीए ने पढ़ा ही नहीं, सीए को क्या पढ़ा रहे, बस इतना पढ़ा हाई कोर्ट केस रिजेक्ट भी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो सर्टिफाई करेगा तो ही जा सकते हैं। इधर तक अपना खत्म हो चुका है, ओके।